तो ये वाला पॉइंट तो डिस्कस हो गया था लास्ट क्लास में, इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। तो आज ये सब जो पिछली क्लास में हमने किया था ना, वो सब क्या था, बेसिकली कांस्टेंट फोर्स के वर्क थे आपके। जितने भी एग्जांपल आपने लास्ट क्लास में किए थे उसमें ये था कि वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्सेस, मतलब ऐसा फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज ना कर रहा हो। इसके बाद कहते हैं कि अगर वेरिएबल फोर्स आ जाए तो उसका वर्क कैसे निकालोगे। ठीक है, तो वेरिएबल फोर्सेस का वर्क निकालने का तरीका क्या है ना, कि मतलब वेरिएबल मतलब किस तरीके से वेरी कर रहा है, ये भी क्वेश्चन है कि वेरिएबल मतलब हम कौन सा वेरिएबल मान रहे हैं उसको, क्या वेरी कर रहा है उसमें, है ना। ये क्वेश्चन है कि किस चीज को आप वेरिएबल मान रहे हो यहाँ पर। तो हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर बेसिकली जिसको हम वेरिएबल कहना चाह रहे हैं वो ये है, द पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड। मतलब अभी जो एग्जांपल आप ले रहे हो वेरिएबल फोर्स का वो ये वाला है, मतलब वेरिएबल इन मैग्नीट्यूड, इन मैग्नीट्यूड नॉट इन डायरेक्शन। अभी जो आप पढ़ने जा रहे हो वो सिर्फ इन मैग्नीट्यूड ले रहे हो कि मैग्नीट्यूड बदल रहा है, उसका डायरेक्शन नहीं बदल रहा। डायरेक्शन डायरेक्शन अभी भी कांस्टेंट है उसका। तो ऐसे फोर्सेस को आप नाम देते हो वन डायमेंशनल फोर्सेस। ऐसा फोर्स जो सिर्फ अपनी न्यूमेरिकल वैल्यू तो चेंज करे लेकिन अपनी डायरेक्शन को चेंज ना करे, उसकी बात कर रहे हैं अभी। सिर्फ मैग्नीट्यूड बदल रहा हो, ठीक है जी, और डायरेक्शन पार्ट उसका जैसा था, जैसा स्टार्टिंग में था वैसा ही आगे भी हो। तो वो हम मतलब हम लोग ये मान के चल रहे हैं, इस एग्जाम्पल में जो सामने आपकी पिक्चर बनी हुई है उस एग्जाम्पल में हम ये मान के चल रहे हैं कि फोर्स की जो डायरेक्शन है वो एक्स एक्सिस की तरफ चल रही है, जो कि न्यूमेरिकल्स में वाई एक्सिस भी हो सकता है और न्यूमेरिकल्स में जेड एक्सिस भी हो सकता है। मतलब कोई एक डायमेंशन होगी, या तो वो एक्स एक्सिस की तरफ फोर्स लग रही होगी, या फिर वो वाई एक्सिस की तरफ लग रही होगी, या फिर वो जेड एक्सिस की तरफ लग रही होगी। और थ्रू आउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट उसकी डायरेक्शन उसी पर्टिकुलर एक्सिस पर रहेगी। हाँ, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कहीं पे कहीं ज्यादा हो सकती है, कहीं कम हो सकती है, ये एक सेपरेट पार्ट है, उसको हमें वेरिएबल फोर्स यहाँ पर कह रहे हैं। तो अगर हम ये मानते हैं कि फोर्स सिर्फ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लग रहा है और वाई के अलॉन्ग नहीं है, जेड एक्सिस के अलॉन्ग नहीं है, उसका कोई कंपोनेंट भी नहीं है, मतलब कि अगर मुझे फोर्स को लिखना हो, अगर मुझे इस फोर्स को एक्सप्रेस करना हो तो मैं इस फोर्स को ऐसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ, इट इज इक्वल टू उसका एक्स कंपोनेंट इंटू वाई कैप, और उसमें वाई कंपोनेंट को जीरो मान लेते हैं और जेड कंपोनेंट को जीरो मान लेते हैं। ये है कि वो कंपोनेंट से नहीं आएंगे उसमें। और ये जो आई कैप के साथ देख रहे हो आप एफ एक्स, जिसको आप एक्स कंपोनेंट कह रहे हो, ये चेंज करता जा रहा है, इसकी वैल्यू चेंज हो रही है विथ पोजीशन कोऑर्डिनेट, कह सकते हो आप कि एक्स के साथ साथ जैसे जैसे वैल्यू चेंज होगी वैसे ये भी चेंज करेगा। तो इसका वर्क निकालने का जो रूल है वो ये है कि इट इज इंटीग्रेशन ऑफ दैट कंपोनेंट विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स फ्रॉम द इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्स टू द फाइनल वैल्यू ऑफ एक्स। ये इसका कंसेप्ट है कि जहां से आप जर्नी को स्टार्ट करोगे वो पॉइंट से, और जिस पॉइंट तक डिस्प्लेसमेंट करानी है वो पॉइंट एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल तक, जो भी उस फोर्स का एक्स कंपोनेंट है और उसको डी एक्स से साथ इंटीग्रेट करेंगे एफ एक्स डी एक्स। लेकिन यहाँ पर एक चीज बता दें आपको कि जब आप इसमें एफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे ना, एफ एक्स मतलब कंपोनेंट की वैल्यू, तो वेक्टर में भी मैंने आपसे कहा था कि कंपोनेंट्स पॉजिटिव में भी आ सकते हैं और कंपोनेंट्स नेगेटिव में भी आ सकते हैं। ये जो एफ एक्स होगा यानी कि कंपोनेंट, ये आप हमेशा विथ साइन रखिएगा, मतलब पॉजिटिव कंपोनेंट है तो पॉजिटिव साइन रख लो, नेगेटिव कंपोनेंट है तो नेगेटिव साइन रख दीजिए एफ एक्स की वैल्यू को विद साइन के साथ। और इंटीग्रेशन का कैलकुलस में जो मतलब होता है इंटीग्रेट करने का फिजिकल मतलब, अगर आप उससे पूछोगे कि इंटीग्रेशन का मैथ में क्या मतलब होता है, ये तो एक मैथमेटिकल ऑपरेशन तो है ही है, बट इसका एक मतलब भी होता है, इसका एक रेलिवेंस भी है, इंटीग्रेशन का एक फिजिकल सिग्निफिकेंस भी आता है। जी ना, हाँ जी। तो इंटीग्रेट जब भी कोई चीज की जा रही है, इसका मतलब आप बेसिकली एरिया कैलकुलेट करते हो किसी ग्राफ का। इंटीग्रेट करने का मतलब एरिया निकालने से होता है। तो इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स करने का मतलब बेसिकली हमारा ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये कह सकते हो कि वर्क डन इक्वल्स टू एरिया। अगर आप एक ऐसा ग्राफ प्लॉट करें जो कि एफ एक्स और एक्स के बीच में होगा, जो राइट साइड पर ग्राफ है, मतलब राइट साइड पर एक वर्टिकल एक्सिस पर मैंने फोर्स के एक्स कंपोनेंट को प्लॉट किया है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर एक्स को प्लॉट किया है, और ये कुछ हमारा ग्राफ इस तरीके से बन रहा मान लो। तो जो भी आपका ग्राफ बन रहा है उस ग्राफ के नीचे कितना एरिया बन रहा है, एरिया अंडर द ग्राफ, ये वाला, ये टोटल एरिया बिटवीन द इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्स एंड अप टू द फाइनल वैल्यू ऑफ एक्स, इसको आप कह देंगे कि ये वर्क बनेगा। लेकिन इसमें एक बात आपको बतानी है, वर्क में एक पॉइंट आपको मुझे बताना है कि ग्राफ कभी कभी ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकते हैं और ग्राफ फोर्थ क्वाड्रेंट में भी हो सकता है।
ग्राफ है तो वो तो प्लस माइनस के साइन के हिसाब से बनता है, कहाँ पर पॉजिटिव कहाँ पर नेगेटिव, उसके हिसाब से ग्राफ किसी भी क्वाड्रेंट में बना सकते हो। तो अगर हम यहाँ पर एक ग्राफ आपको ड्रॉ करके दिखाएं, मान लो ऐसे करके रफली, और हम ये कहते हैं कि इसकी हॉरिजेंटल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस पर मैंने कोई ग्राफ लिया, इस तरफ इस तरफ एक्स प्लॉट कर रहे हैं, इस तरफ एफ एक्स को प्लॉट कर रहे हैं, और से फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, वो जो ग्राफ है वो दोनों क्वाड्रेंट में जा रहा है, दोनों क्वाड्रेंट में, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है, और कुछ रैंडम सा ग्राफ है, मान लो ऐसे करके रैंडमली ऐसे, ठीक है, मतलब फ्री हैंड डायग्राम है, या फिर एक काम करें स्मूथ डायग्राम बना देते हैं, तो कुछ ऐसा ग्राफ मान लो, आप स्ट्रेट लाइन से दिखा देते हैं, मान लीजिए ऐसा ग्राफ है, और ये वैल्यू आपकी मान लो कुछ जीरो से है, और ये वैल्यू कुछ होगी, जो भी इसकी वैल्यू है, मान लीजिए 5 कुछ है, 6 मान लेते हैं, और ये वैल्यू 2 मान लेते हैं, और यहाँ पर वैल्यू 4 मान लेते हैं, और यहाँ पर वैल्यू -8, और ये सब कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स में है, मतलब कि फोर्स न्यूटन में चल रहा है, और एक्स जो है वो मीटर में है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वर्क कितना हुआ इस क्वेश्चन में, अगर वर्क कितना हुआ ग्राफ के बेसिस पर, तो देखो वर्क में दो बातें ध्यान रखनी होती है यार। क्या होता था कि जब आप काइनेमेटिक्स पढ़ते थे, तो काइनेमेटिक्स में ज्यादातर ग्राफ हम जो प्लॉट करते हैं वो हॉरिजेंटल एक्सिस पर, जो पैरामीटर आप यूज करते हो ज्यादातर ग्राफ के लिए, वो टाइम प्लॉट करते हो, मतलब मैक्सिमम ग्राफ में फिजिक्स में आप हॉरिजेंटल एक्सिस पर टाइम को प्लॉट करते हो, और वर्टिकल एक्सिस पर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, पी क्यू, मतलब एनी फिजिकल क्वांटिटी, वहां पर वेलोसिटी हो सकती है, वहां पर एक्सेलरेशन हो सकता है, वहां डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, फोर्स हो सकती है। लेकिन टाइम में देखिए फिजिक्स दो चीजों को लेकर के चलती है, मतलब पूरी फिजिक्स दो बातों को लेकर के है, टाइम की बात करती है और स्पेस की बात करते हैं, टाइम और स्पेस की। तो स्पेस का मतलब पोजीशन कोऑर्डिनेट्स के साथ हो गया, और टाइम का मतलब तो बेसिकली टी से हो गया। इनमें एक फर्क है यार, टाइम कभी भी बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जा सकता, मतलब टाइम टाइम एक ऐसा पैरामीटर है जो हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही चल सकता है, पीछे कभी नहीं आएगा वो। मतलब टाइम आप अगर आपने एक बार स्टार्ट किया, मान लीजिए आपने कहा कि हम टी इक्वल टू 2 से स्टार्ट करेंगे, तो अब आप टी इक्वल टू 1 पे नहीं जा सकते। अगर आप 2 से स्टार्ट करेंगे तो 2 से 3 की तरफ जाओगे, 3 से 4 की तरफ जाओगे, पीछे नहीं, टाइम पीछे नहीं भाग सकता। लेकिन स्पेस में तो आप आगे पीछे दोनों कर सकते हो। अगर आप स्पेस में बात कर रहे हो, कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हो, तो आप किसी भी कोऑर्डिनेट से स्टार्ट करके उससे ज्यादा कोऑर्डिनेट पर भी जा सकते हो, और स्टार्ट करके उससे कम कोऑर्डिनेट पर भी आ सकते हो। स्पेस में तो हम फॉरवर्ड मोशन भी कर सकते हैं, बैकवर्ड मोशन भी कर सकते हैं, लेकिन टाइम के रिस्पेक्ट में आप बैकवर्ड मोशन नहीं कर सकते, टाइम को रिवर्स नहीं किया जा सकता कभी। तो जब ये एक्स वाली चीज आएगी ना, तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना होता है कि हम फॉरवर्ड साइड पे चल रहे हैं कि बैकवर्ड साइड पर चल रहे हैं। ये आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन में, कि हम लोग जा कौन सी डायरेक्शन में रहे। तो इसके लिए यहाँ पर क्या लिखा है, पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड। अब इसके आगे आप देखो तो मैंने लाइन लिखी हुई है, द पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड। अब किधर डिस्प्लेस कर रहे हैं इसको, तो इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग एक्स, मतलब ये बताना पड़ेगा आपको, ये हमें इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट आपने एक्स की इंक्रीजिंग डायरेक्शन में कर रखा है या एक्स की डिक्रीजिंग डायरेक्शन में कर रखा है। टाइम के रिस्पेक्ट में कभी नहीं बोला जाएगा, क्योंकि टाइम कभी डिक्रीज होता ही नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट वो इंक्रीजिंग डायरेक्शन में जाएगा। तो अगर अगर मैं इसका एरिया कैलकुलेट करूं, मैं मान लो मुझे इसका वर्क निकालना है, और मुझे वर्क निकालना है, मतलब एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ये ट्राइंगल देख रहे हो आप, ट्राइंगल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका एरिया कैलकुलेट कर लो, और ये जो ट्राइंगल सेकंड क्वाड्रेंट में देख रहे हो, इसका एरिया कैलकुलेट कर लो, फोर्थ क्वाड्रेंट में, सॉरी। तो ये दोनों एरिया बेसिकली ट्राइंगल है, तो इजीली निकल सकते हैं, हाफ बेस इनटू हाइट करके। तो ऊपर वाले का एरिया, मतलब अगर हम A1 की बात करें, तो एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट जो बन रहा है A1, मेरे ख्याल से 4 आएगा, बताना अगर गलत होगा तो सही कर देना मुझे। और ये जो दूसरा वाला एरिया बन रहा है, जो फोर्थ क्वाड्रेंट में बन रहा है, ये 4 और 8 32 और -16 बन रहा है, -16 नहीं, सॉरी, -16 नहीं, ये मिस्टेक हो रही है मुझसे, सिर्फ 16 लिख रहे हैं, अभी अभी सिर्फ 16 लिख रहे हैं। अब ये क्वेश्चन आता है कि इसमें से कौन सा एरिया पॉजिटिव रखना है और कौन सा एरिया नेगेटिव रखना है। तो अगर 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 आपसे कोई ये कहे कि मोशन जो है वो इन इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ एक्स है, इंक्रीजिंग एक्स है, मतलब जिस तरफ एक्स इंक्रीज कर रहा है अगर उस तरफ मोशन है, या ऐसा भी हो सकता है कि जो मोशन है वो डिक्रीजिंग साइड पर हो, मोशन इन द डिक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ एक्स। तो अगर एक्स के इंक्रीजिंग साइड पर मोशन हो रही है, तो आपका रूल क्या कहता है, तब आपको A1 को पॉजिटिव मानना पड़ेगा और A2 को नेगेटिव मानना पड़ेगा, पहला रूल। यानी कि वर्क आप कंसिडर करेंगे तो उसमें A1 की वैल्यू पॉजिटिव ली जाएगी, A2 की वैल्यू नेगेटिव ली जाएगी। लेकिन अगर मोशन डिक्रीजिंग डायरेक्शन में हो रहा है, एक्स की डिक्रीजिंग डायरेक्शन में, तो ये साइन कन्वेंशन पलटने पड़ेंगे आपको।
तब आप इस साइन कन्वेंशन को चेंज कर दीजिएगा। तब क्या करेंगे, A1 की वैल्यू नेगेटिव कर देंगे और A2 की वैल्यू पॉजिटिव करेंगे, यानी कि तब हमारा वर्क की वैल्यू बनेगी -4 + 16। काइनेमेटिक्स में थोड़ा सा डिफरेंट था। काइनेमेटिक्स में आपसे यही कहा जाता था कि टाइम एक्सिस के ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव और टाइम एक्सिस के नीचे वाला एरिया नेगेटिव। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये जो एक्स एक्सिस आप देख रहे हो, इस एक्स एक्सिस के ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव में भी हो सकता है और नेगेटिव में भी। मतलब अगर ये एक्स एक्सिस है तो इसके ऊपर का एरिया और इसके नीचे वाला एरिया, मतलब अबव एंड बिलो जो बात कर रहे हैं, वो पॉजिटिव नेगेटिव बदल सकते हैं अगर हम अपने मोशन की डायरेक्शन को चेंज करें। इसीलिए हर न्यूमेरिकल में आपसे ये कहा जाएगा कि पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग एक्स। तो अगर आप एक्स के इंक्रीजिंग साइड पे चल रहे हो कोई बात नहीं, ऊपर पॉजिटिव एरिया नीचे नेगेटिव एरिया। डिक्रीजिंग साइड चल रहे हो तो नीचे पॉजिटिव कर दीजिएगा, ऊपर नेगेटिव कर दीजिएगा, और करस्पॉन्डिंगली इसका वर्क कैलकुलेट कर सकते हो। एक और एग्जांपल है इसी के ऊपर, तो वो देख लो एक बार। ये जो एग्जांपल है देखो, इसमें क्या करेंगे देखो बताना। इसमें अगर आपको एग्जांपल में वर्क निकालना हो तो क्या करेंगे। ग्राफ बना हुआ है, आप क्वेश्चन पढ़ लो। इसमें बॉडी कहाँ से कहाँ जा रही है आपको मालूम चल रहा है? क्वेश्चन पढ़ करके समझ में आ रहा है कि बॉडी किस कहाँ से कहाँ जा रही है? पढ़ करके समझ में आ रहा है इसमें? यस सर। यस, इंक्रीजिंग एक्सेस। देखो, मूव्स फ्रॉम, इससे मालूम चल जाएगा x = 0 से कहाँ जा रहे हो आप, x = 6 मीटर तक। तो इसका मतलब राइट साइड की तरफ चल रहे हो, राइट साइड की तरफ चल रहे हो, इसका मतलब ये पॉजिटिव एरिया बोला जाएगा। अब एरिया आप अपने हिसाब से बता दो मुझे कितना आएगा। ट्रेपीजियम बनना, आप इसका एरिया कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा। वही इसका वर्क है, कैलकुलेट द वर्क डन का मतलब एरिया निकालो आप इसका। तो वर्क डन बराबर एरिया। अब एरिया कितना होगा बताएं जरा आप लोग, कितना एरिया बनेगा बच्चे बताओ? 25। हाँ, मतलब ये रेक्टेंगल का 20 और इसे ट्रायंगल का बना लेंगे, या सीधा सीधा ट्रेपीजियम का भी निकाल सकते थे चाहते तो आप। ट्रेपीजियम तो 25, यानी +25। और यूनिट्स का ध्यान देना, न्यूटन है और इधर मीटर है बेसिकली, मतलब स्टैंडर्ड यूनिट, यानी जूल्स में आंसर आ जाएगा, +25 जूल्स। इन केस मान लो अगर सपोज दैट, मैं फिर बोल रहा हूँ आपसे, इसको ध्यान रखने वाली बात है ना। सपोज दैट यहीं पर क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है, इट इज फ्रॉम x = 6 to x = 0। मान लो ये लाइन लिखी होती, अगर ऐसा होता, मान लीजिए किसी क्वेश्चन में उल्टा होता, तो इसका आंसर क्या बोलते हैं? अगर ये चीज बन रही होती तो इसके लिए वर्क क्या बोलते हैं? तब भी हम बोलते तो 25 जूल्स ही, लेकिन -25। तब आप माइनस बोल दीजिएगा, बस इतना सा काम करना होगा। नेक्स्ट आओ, ये बात समझ में आ गई आपको? ये कंसेप्ट समझ में आ गया? पॉजिटिव नेगेटिव, हाँ ठीक है। नेक्स्ट, वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स। इसको देख लो ये कितना होगा यार, वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स कैसे निकालेंगे? वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स अगर ये कैलकुलेट करना हो तो ये कैसे आएगा देखिए। चलो जी बताओ। एक मिनट, अच्छा एक मिनट को, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ हो गई। ये क्या है ये? ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है ना आपको यार? अभी दिख रहा है स्क्रीन? दिख रहा है स्क्रीन यार? यस सर, दिखता है। यस सर। चलो ठीक है बच्चे, स्क्रीन गड़बड़ हो गई थी। चलिए, वर्क बाय द स्प्रिंग फोर्स देखो ये क्या है। तो स्प्रिंग फोर्स के बारे में सॉरी, स्प्रिंग फोर्स के बारे में आपसे कहा गया था कि जब आप नेचुरल लेंथ के बियॉन्ड जाते हो ना, नेचुरल लेंथ ये है इसकी, जो सेकंड डायग्राम आप देख रहे हो ये इसका नेचुरल लेंथ है। मतलब यहाँ से यहाँ तक स्प्रिंग अनडिफॉर्म्ड है, सॉरी यार, इसको एल से डिनोट कर दीजिए। एल मतलब इसकी नेचुरल लेंथ, अनडिफॉर्म्ड है, कोई इसमें एलोंगेशन नहीं है, कोई डिफॉर्मेशन नहीं है, अनडिफॉर्मेशन। अब अगर हम पहला फिगर ले, फर्स्ट फिगर, उसमें स्प्रिंग को मान लो राइट साइड पर स्ट्रेच कर रहे हो आप, स्प्रिंग को राइट साइड स्ट्रेच किया जा रहा है, इसको एक्स मानते हैं। और
थर्ड डायग्राम में इसको लेफ्ट साइड पर कंप्रेस कर रहे हो, एक में राइट साइड स्ट्रेच कर रहे हैं, और जहां पर वो अनडिफॉर्म्ड है उस पॉइंट को आप x इक्वल टू 0 से डिफाइन कर रहे हो। ये पॉइंट आपने x इक्वल टू 0 बोला जहां वो अनडिफॉर्म्ड है। तो जब आप उससे राइट साइड की तरफ चलते हो तो ये कहा जाता है कि x पॉजिटिव है, और जब उससे लेफ्ट साइड की तरफ चलते हो तो कहा जाता है कि x की वैल्यू नेगेटिव है। और हम लोगों ने जो हुक्स लॉ पढ़ा था, हुक्स लॉ, जिसमें कहा गया था कि फोर्स की वैल्यू माइनस के एक्स के बराबर आती है, जो हुक्स लॉ दिया गया था स्प्रिंग के बारे में, तो उसके थ्रू आप ये देखोगे ना कि जब आपका ये x पॉजिटिव होगा तो F इक्वल टू माइनस के एक्स के फॉर्मूले में जब आप x को पॉजिटिव लगाएंगे, और k वैसे भी पॉजिटिव है और एक माइनस साइन लगा हुआ है, तो इसका मतलब फोर्स नेगेटिव होगा, जिसका मतलब ये हुआ कि फोर्स की डायरेक्शन लेफ्ट साइड की तरफ लग रही होगी, यानी इस ब्लॉक पर फोर्स लेफ्ट साइड डायरेक्शन में काम करेगा, इधर की तरफ। ठीक है, यही स्प्रिंग की फोर्स के प्रॉपर्टीज हैं कि इस तरफ आप फोर्स बाय द स्प्रिंग दिखा सकते हो। और सेकंड वाले केस में, मतलब थर्ड वाले केस में, जो यहाँ पर स्प्रिंग को कंप्रेस किया जा रहा है, फर्स्ट केस में आप उसको एलोंगेट कर रहे हो, सेकंड में उसको कंप्रेस कर रहे हो। तो कंप्रेशन वाले केस में x की वैल्यू नेगेटिव है, तो अगर x की वैल्यू नेगेटिव है तो F इक्वल टू माइनस के एक्स वाले फॉर्मूले में अगर x भी नेगेटिव है और एक माइनस साइन पहले से फॉर्मूले में लगा हुआ है, तो ओवरऑल आपके पास पॉजिटिव फोर्स आ जाएगा। ओवरऑल अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो फोर्स पॉजिटिव आएगा, जिसका मतलब ये हुआ कि फोर्स का डायरेक्शन राइट साइड लग रहा होगा, यानी स्प्रिंग इस ब्लॉक पर राइट साइड फोर्स लगाएगी। इस तरफ आप इसको F कह सकते हो, राइट साइड डायरेक्शन में। तो स्प्रिंग फोर्स लेफ्ट साइड पर भी लग सकता है और स्प्रिंग फोर्स राइट साइड पर भी लग सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपने उसकी लेंथ उसकी नॉर्मल लेंथ के रिस्पेक्ट में इंक्रीज की है या उसके नॉर्मल लेंथ के रिस्पेक्ट में उसकी लेंथ को डिक्रीज किया है, मतलब एलोंगेट किया है या फिर कंप्रेस किया है। अकॉर्डिंगली ये सब कुछ हो सकता है। चलिए, अब अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं तो क्या बनेगा? अगर मैं स्प्रिंग फोर्स का ग्राफ प्लॉट करना चाहूं तो किस टाइप का ग्राफ बनेगा? जब देखो इसको, है ना, कैसा ग्राफ बनेगा स्प्रिंग फोर्स का और एक्स के बीच में। तो ये थोड़ी सी मैथमेटिक्स का पोर्शन होगा यार, आपका मैथ होगा, थोड़ा सा ध्यान देना। क्योंकि अब आप स्ट्रेट लाइन पढ़ चुके हो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप स्ट्रेट लाइन की मैथ में आप चैप्टर पढ़ चुके हो, जहां तक मुझे लग रहा है कि शायद हो चुका है चैप्टर आपका ये ना। तो ये जो लीनियर रिलेशनशिप बोलते हो आप ना, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स को आप बोलते हो कि ये लीनियर इक्वेशन है। हाँ जी पिंक, लीनियर इक्वेशन है। तो आपको मैथ का अगर आइडिया हो कि कहीं पर भी अगर ये इक्वेशन आती है ना, वाई इक्वल टू एम एक्स और प्लस कॉन्स्टेंट, आप लोग को आइडिया है नहीं, बताना मुझे, वाई इक्वल टू एम एक्स और प्लस सी, तो ये बोलते हैं कि ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बनती है। इसके बारे में जानते हो, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, मतलब आइडिया है कि नहीं आपको इसके बारे में? स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, यस सर है। यस सर। तो ये वैसा ही तो हो गया ना, ये वैसा ही तो। और उसमें जो सी है कांस्टेंट जो है, वो वाई इंटरसेप्ट बोलते हैं उसको, वाई इंटरसेप्ट है। तो बेसिकली वही चीज बन रही, सेम चीज आ रही है, बट वाई की जगह पर आपने फोर्स को प्लॉट कर रखा है, वाई की जगह फोर्स है, और एक्स की जगह तो एक्स सही है, स्लोप की जगह पर माइनस के है, और कांस्टेंट सी की जगह पर आप इसको जीरो मान लीजिए। तो जब जीरो जीरो कांस्टेंट होता है तो लाइन ओरिजिन से पास हो जाती है। तो इसका ग्राफ बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन होगा जो कि ओरिजिन से पास कर रहा होगा, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ग्राफ दिखाएंगे, पासिंग थ्रू ओरिजिन। और इसमें वैल्यूज आप ऐसे दिखा सकते हो कि जब हम पॉजिटिव एक्स की तरफ जाएंगे तो हमको फोर्स की वैल्यू जो मिलेगी वो माइनस के एक्स मिलेगी। अगर हम पॉजिटिव एक्स की तरफ है तो फोर्स माइनस के एक्स है। अगर हम नेगेटिव एक्स की तरफ जा रहे हैं, मतलब एक्स माइनस में चलेगा, तो करस्पॉन्डिंगली फोर्स पॉजिटिव आ जाएगी, प्लस के एक्स आ जाएगी। यहाँ पर इस तरीके से होगा। अब अगर आपको वर्क डन निकालना हो, इसका वर्क बाय स्प्रिंग कैलकुलेट करना हो मान लीजिए, तो ये ग्राफ वाला कंसेप्ट लगाओ। लेकिन अब ये डिपेंड करता है ना कि आप किधर से किधर जा रहे हो, है ना, कहाँ से कहाँ जा रहे हो, किस पॉइंट से किस पॉइंट की तरफ जा रहे हो, उसके हिसाब से वर्क पॉजिटिव में भी आ सकता है और वर्क नेगेटिव में भी आ सकता है। कंसेप्ट तो आप ये लगाओगे कि एरिया वाला कंसेप्ट, कंसेप्ट आपका एरिया वाला होगा। तो अगर हम एरिया कैलकुलेट करें तो ये वाला एरिया, ये जो एरिया है, इसको हम क्या कहेंगे? देखो ध्यान से, इस एरिया की वैल्यू, तो न्यूमेरिकली अगर आप इस एरिया को कैलकुलेट करना चाहते हो तो ट्राइंगल बनाइए, तो हाफ बेस ऑफ ट्राइंगल जो है वो एक्स के बराबर है, और हाइट ऑफ दिस ट्राइंगल के एक्स है, तो हाफ बेस इंटू हाइट लगाएंगे तो हाफ के एक्स स्क्वायर बनेगा ये। सिमिलरली इधर का एरिया भी हाफ के एक्स स्क्वायर बनेगा, लेफ्ट साइड का भी। लेकिन ये ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये कैसे पता लगाओगे आप? कि इस एरिया को प्लस में लेना है कि माइनस में कंसिडर करना है, ये कैसे पता लगाएंगे? देखिए, तो अगर इफ इफ स्प्रिंग जो है ना, अगर आपसे कहा जाए कि स्प्रिंग इज elongated from the natural length, if spring is elongated from natural length, अब आप बताओ वर्क बाय स्प्रिंग पॉजिटिव होना चाहिए कि नेगेटिव होना चाहिए?
वर्क डन बाय स्प्रिंग। आप पिछले वाले कंसेप्ट को देखिएगा, पिछले वाले कंसेप्ट को मैं फिर बोल रहा हूं आपसे कि जब अगर एक्स इंक्रीज करेगा, अगर आप इंक्रीजिंग एक्स की तरफ जा रहे हो तो ऊपर का एरिया पॉजिटिव और नीचे का एरिया नेगेटिव, लेकिन अगर आप डिक्रीजिंग एक्स की तरफ जा रहे हो तो ऊपर नेगेटिव एरिया हो जाएगा और नीचे पॉजिटिव एरिया बन जाएगा। तो यहाँ पर हम किधर की तरफ जा रहे हैं? अगर स्प्रिंग को आप एलोंगेट कर रहे हो, मतलब कि मिडिल वाले पॉइंट से आप स्टार्ट कर रहे हो और राइट साइड डायरेक्शन में जाना है, आपको एलोंगेट करना है इसको राइट साइड, तो ये एक्स की इंक्रीजिंग साइड है, ये एक्स की डिक्रीजिंग साइड है ये। इंक्रीजिंग। तो फिर ये एरिया क्या रखें, प्लस की माइनस? बोलो, अगर एक्स इंक्रीज कर रहा है तो पॉजिटिव नहीं, एक्स एक्सिस के, बच्चा एक्स एक्सिस के नीचे है ये एरिया। आप देखो ना, ये जो ये पोर्शन बिलो द एक्स एक्सिस बन रहा है ना, बिलो एक्स एक्सिस बन रहा है ये, फिर से देख लो आप। अगर मोशन इंक्रीजिंग एक्स के ऊपर होगा तो एक्स एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव एरिया होता है और नीचे नेगेटिव एरिया बनता है। डिक्रीजिंग एक्स पर ऊपर वाला एरिया माइनस और नीचे वाला एरिया प्लस। तो ये आप इंक्रीजिंग साइड पे जा रहे हो ना। अगर नेचुरल लेंथ से एलोंगेशन वाली स्टेज तक जानी है आपको, नेचुरल से एलोंगेशन जाना है आपको, तो आप राइट साइड जाओगे, यानी एक्स को इंक्रीज कराओगे, तो फिर एक्स एक्सिस के नीचे का एरिया हम माइनस में बोल देंगे, यानी वर्क डन बाय स्प्रिंग की वैल्यू यहाँ पर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, ये बोलिए आप इसकी वैल्यू। ठीक है जी, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर होगा ये। लेकिन अगर अगर कोई ये कहे कि इफ स्प्रिंग, इसको ध्यान देना, इसमें साइन कन्वेंशन का बड़ा मैटर है। इफ स्प्रिंग इज ऑलरेडी एलोंगेटेड, पहले से एलोंगेटेड हो, ऑलरेडी एलोंगेटेड, एंड मूव्स टू द नेचुरल लेंथ, क्या बोलेंगे आप? एलोंगेशन से नेचुरल की तरफ आ रहे हो तो वर्क बाय स्प्रिंग आप देख लो क्या लिखोगे, मतलब आप एलोंगेशन स्टेज से नेचुरल स्टेज की तरफ जा रहे हो, आप एलोंगेशन से नेचुरल स्टेज जाना है आपको। क्या क्या रिजल्ट बनना चाहिए बताइए अब, देखियो। मतलब कि यहाँ से एलोंगेशन से पीछे की तरफ जा रहे हैं, एलोंगेशन से नेचुरल की तरफ जा रहे हैं, तो एलोंगेशन से नेचुरल जाने का मतलब ये डिक्रीजिंग साइड पे जा रहे हो आप, एक्स की डिक्रीजिंग साइड पर। और जब एक्स की डिक्रीजिंग साइड पे जाएंगे तो इस एक्स एक्सिस के नीचे जो एरिया आप देख रहे हो ना, ये एरिया, अब की बार ये एरिया पॉजिटिव कंसिडर कर लीजिएगा, यानी कि अब आपसे ये कहा जाएगा कि ये वर्क डन पॉजिटिव होगा, प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर लिखेंगे इसमें। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग माइनस में भी आ सकता है और वर्क डन बाय स्प्रिंग प्लस में भी आ सकता है। वो डिपेंड करता है कि मोशन किस तरफ किया जा रहा है, किस साइड पर बॉडी को मोशन किया जा रहा है, उसके हिसाब से ये होगा। अब मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं, देखो जैसे मैं इसका एग्जांपल देता हूं तुम्हें, एक एग्जांपल देता हूं और बताना मुझे। स्प्रिंग, आपको मैं एग्जांपल देता हूं ऑफ कांस्टेंट, स्प्रिंग ऑफ कांस्टेंट के, जिसकी कुछ वैल्यू है, सपोज करो 100 न्यूटन पर मीटर, इज ऑलरेडी elongated by some distance, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर। now it is compressed to टू नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, वर्ड गलत हो जाएगा, compressed by लेट्स से कुछ डिस्टेंस मानना पड़ेगा यार, 4 सेंटीमीटर मान लेते हैं, compressed by 4 सेंटीमीटर फ्रॉम नेचुरल लेंथ, फाइंड वर्क बाय द स्प्रिंग, क्या लिखेंगे? फाइंड द वर्क बाय स्प्रिंग। तो देखिए इसका सोल्यूशन क्या आएगा, बता दें आपको। सबसे पहले आप एक काम करें, सबसे पहले आप इसका ग्राफ प्लॉट कर लें, लीजिए, ठीक है। ग्राफ में हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर आप एक्स को दिखाएंगे, वर्टिकल एक्सिस पर आप फोर्स को दिखाएंगे। तो फोर्स और इधर एक्स, ये भी मुझे पता है कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, ये श्योर है कि आप स्प्रिंग फोर्स का ग्राफ आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा। अब इसकी वैल्यू क्या मिलेगी वो देख लेते हैं, वैल्यू बता देते हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से वो इलोंगेटेड है 5 सेंटीमीटर से, तो यानी यहाँ पर एक्स की वैल्यू +5 सेंटीमीटर है, इलोंगेटेड है। और कितना फोर्स आएगा, F इक्वल टू माइनस के एक्स के हिसाब से लगाएं तो F इक्वल टू माइनस के एक्स लगाओ आप, और K की वैल्यू यहाँ पर 100 है तो -100 इंटू, और x +5 सेंटीमीटर है तो 5/100 मीटर में, यानी कुल मिलाकर के -5 न्यूटन।
तो -5 न्यूटन की फोर्स है और +5 सेंटीमीटर, ये x हो गया। उसके बाद कह रहे हैं, उसके बाद क्या कह रहे हैं आपसे, इट इज कंप्रेस्ड। उसके बाद कह रहे हैं कंप्रेस्ड बाय 4 सेंटीमीटर। लेकिन ये 4 सेंटीमीटर कहां से कंप्रेस कर रहे हो आप इसको? 4 सेंटीमीटर का कंप्रेशन किस पॉइंट से मेजर किया जा रहा है? जहां जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट है वहां से, या फिर नेचुरल लेंथ पे जाने के बाद फिर 4 सेंटीमीटर? तो हम इसको नेचुरल लेंथ पे जाने के बाद। हाँ, मतलब आपको पिछले डायग्राम में समझाना चाहें तो कुछ ऐसा, ये केस कुछ ऐसा है कि पहले आप यहाँ 5 सेंटीमीटर एलोंगेटेड हो, पहले आप ये 5 सेंटीमीटर एलोंगेटेड है, और उसके बाद जो नेचुरल लेंथ है उससे भी 4 सेंटीमीटर कंप्रेस कर रहे हो आप। यानी कि टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट किया गया है? कितने सेंटीमीटर का नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ यहाँ पर? 9 का हुआ। टोटल डिस्प्लेसमेंट 9 सेंटीमीटर हो गया पहले, क्योंकि 5 सेंटीमीटर जो एलोंगेशन थी उसको कम करके नेचुरल लेंथ पे जाना है, और नेचुरल लेंथ से फिर 4 सेंटीमीटर कंप्रेस करना है। तो फिर यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा भाई? अगर हम यहाँ पर अब ग्राफ मतलब वैल्यू लें तो फिर से f इक्वल टू माइनस के एक्स लगाएंगे, तो माइनस के हो गया 100, और अब की बार ये x 4 सेंटीमीटर है तो 4 डिवाइडेड बाय 100, तो ये -4 आ जाएगा। यानी कुल मिलाकर के जब x की वैल्यू माइनस नहीं आएगा, सॉरी, क्योंकि जब कंप्रेस करेंगे तो x की वैल्यू माइनस में हो जाती है, तो x भी माइनस में होगा। ये -4/100, यानी कुल मिलाकर के पॉजिटिव फोर्स आ जाएगा +4 का। तो यहाँ पर फोर्स हो गई +4। अब आप इसका वर्क निकालने के लिए एरिया कैलकुलेट करो। तो एरिया, अगर मैं ये वाला एरिया कैलकुलेट करता हूँ तो ये वाला एरिया न्यूमेरिकल वैल्यूज में, मतलब ये वाला एरिया अगर न्यूमेरिकल वैल्यूज में निकालने को दिया जाए आपको, तो न्यूमेरिकली दिस इज हाफ बेस इनटू हाइट, यानी कि 12.5 न्यूमेरिकली। और ये वाला एरिया जो है, दूसरे साइड का एरिया जब निकालेंगे तो ये वाला एरिया भी न्यूमेरिकली निकालोगे, तो ये 4 × 4 16/2 8 न्यूमेरिकल वैल्यूज में। लेकिन अब आंसर क्या लिखेंगे? आंसर में आपको ये डिसाइड करना है कि इसमें से कौन सा एरिया पॉजिटिव है और कौन सा एरिया नेगेटिव है। तो वर्क बाय स्प्रिंग, अब आपको ना ये करना है, एक तो 12.5 है और एक आपको रखना है +16 +8 सॉरी +8। अब आप बताओ किसको प्लस माने और किसको माइनस माने इसमें से? इस एरिया को पॉजिटिव को प्लस, 12.5 को माइनस। हाँ, मोशन की डायरेक्शन देख लो किधर की तरफ है। मोशन की जो डायरेक्शन है वो बॉडी किस तरफ चल रही है, तो बॉडी इसमें लेफ्ट साइड, मतलब ये लेफ्ट साइड डायरेक्शन में मोशन हो रही है इसकी। आप मोशन इसमें लेफ्ट साइड जा रहे हो, एलोंगेशन से कंप्रेशन की तरफ गए हो आप। तो जिस तरफ आपने मोशन किए ना उसके हिसाब से देखा जाता है, क्योंकि ये मोशन लेफ्ट साइड की तरफ हो रहा है, तो लेफ्ट साइड पे क्या होता है कि 12.5 को प्लस, 12.5 को प्लस, हाँ, क्योंकि जब मोशन लेफ्ट साइड होता है तो नीचे पॉजिटिव एरिया बनता है और ऊपर नेगेटिव एरिया बनता है, ध्यान रखिएगा। तो आइए 12.5 के आगे प्लस का साइन लगाएंगे और 8 के आगे माइनस का साइन लगाएंगे, यानी कुल मिलाकर के इसका आंसर बनेगा +4.5 जूल्स, +4.5 जूल्स, ये इसका आंसर बनेगा। साइन कन्वेंशन क्लियर हो गया? स्प्रिंग में प्रॉब्लम आ जाएगी वर्क डन में, प्लस माइनस की प्रॉब्लम आ जाएगी। न्यूमेरिकल वैल्यू तो आप निकाल ले जाओगे, लेकिन हो सकता है कि प्लस और माइनस की वजह से आपका आंसर गलत हो जाए, मतलब जहां प्लस आना चाहिए वहां माइनस आ गया, जहां माइनस आना चाहिए वहां प्लस आ गया। तो ये देख लेना क्वेश्चन को पढ़ करके अच्छी तरीके से कि हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, मतलब इनिशियल प्लेस क्या थी और फाइनल प्लेस क्या है। इसको क्वेश्चन में बहुत केयरफुली देखना पड़ता है हमको, मतलब इस पे आप इसको इग्नोर करके अगर क्वेश्चन करोगे तो फंस सकते हो, क्योंकि टाइम के साथ ग्राफ नहीं है ना। अगर टाइम के साथ ग्राफ होता ना तो हम अब मतलब टाइम एक्सिस होती है, अगर जहां पर हॉरिजॉन्टल एक्स देख रहे हो वहां टाइम होता, तो हम कह देते कि ऊपर पॉजिटिव एरिया नीचे नेगेटिव एरिया, क्योंकि टाइम बैकवर्ड रन नहीं करता कभी, वो हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में भागता है। और अगर हम चाहें तो इसका एक फॉर्मूला बना सकते हैं, अगर हम चाहें, अगर आपको इसमें दिक्कत है तो मैं आपको ना एक जनरलाइज फॉर्मूला भी दे सकता हूँ, उसको भी आप यूज कर सकते हो। एक जनरल फॉर्मूला अगर हम देना चाहें तो उसको कैसे यूज करेंगे, देखो, जनरल फॉर्मूला फॉर वर्क डन बाय स्प्रिंग अगर आपको निकालना हो तो आप इसको ऐसे भी लगा सकते हो। दैट इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल्स टू WS, मतलब वर्क डन बाय स्प्रिंग इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स K x इनिशियल का स्क्वायर एंड माइनस x फाइनल स्क्वायर। इसको आप जनरलाइज कर सकते हो, किसी भी न्यूमेरिकल में आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अगर आपको ग्राफ से नहीं है समझ में आ रहा, मान लो हो सकता है कि ग्राफ में दिक्कत हो आपको, तो फॉर्मूले से कर लो, फॉर्मूले से भी सेम आंसर आ जाएगा। हाफ K इंटू एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस x फाइनल स्क्वायर। और x इनिशियल और x फाइनल का मतलब कि उसमें इनिशियली कितना एलोंगेशन या कितना कंप्रेशन है, और x फाइनल का मतलब कि उसमें फाइनली कितनी एलोंगेशन है या फिर कितना कंप्रेशन है। तो अगर आप अपने प्रीवियस क्वेश्चन में जाओ, इन प्रीवियस क्वेश्चन, तो आपका डेटा क्या था इन प्रीवियस प्रॉब्लम? अगर आप यहाँ पर डेटा चेक करो तो k की वैल्यू आपको 100 दी गई है,
न्यूटन पर मीटर में। उसमें कहा गया था कि इनिशियली वो 5 सेंटीमीटर से, क्वेश्चन को पढ़ लो आप यहाँ पर, इनिशियली 5 सेंटीमीटर एलोंगेटेड था और बाद में 4 सेंटीमीटर कंप्रेस हो गया। तो हम एक्स इनिशियल रखेंगे +5 क्योंकि एलोंगेटेड है, +5 सेंटीमीटर, लेकिन इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा 5/100 मीटर। और फाइनली एक्स जो है वो -4 सेंटीमीटर है, तो उसको भी कन्वर्ट कर लीजिए -4/100 मीटर। अब जरा एक काम करो, ऊपर की वैल्यू रख दो आप, ये सारी वैल्यू रख करके देखो क्या बनता है आंसर। मतलब अगर यहाँ पर वर्क डन कैलकुलेट करें फॉर्मूले के बेसिस पर, तो ये हो जाएगा हाफ के की जगह हो गया 100, और एक्स इनिशियल स्क्वायर हो जाएगा 25/100 स्क्वायर, माइनस एक्स फाइनल स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाय अगेन 100 स्क्वायर। और आप देखो मुझे सॉल्व करके इसका आंसर क्या बनता है यार, यहाँ पर कैलकुलेट करके इसका क्या आंसर बनता है। ठीक है जी, देखिए इसका आंसर क्या बनता है बच्चा, मैं बताओ मुझे। बच्चा डिस्टरबेंस हो रही किसी की साइड से, माइक की, किसी की साइड माइक का डिस्टरबेंस है। बट सर इसमें तो आंसर 4.5/100 आ रहा है। 4.5 अच्छा, तो पिछले बारे में क्या हुआ था? ग्राफ में सेंटीमीटर इस में बार आंसर थोड़ा बड़ा, मतलब अरे नहीं वो डिनोमिनेटर नहीं, वो नहीं, सेंटीमीटर में ले लिया था ना अच्छा पिछली वो बार। गलती, पिछले एक गलती हो गई, पिछले में ग्राफ में ये जो एक्स है ना ये मीटर में लेना चाहिए था हमको, एक्चुअली ये मिस्टेक यहाँ पर, ये 5 सेंटीमीटर नहीं होगा, ये 5/100 होना चाहिए यहाँ पर। यस सर। यस तो वो जब वो मिस्टेक हुई है, हमने ग्राफ सेंटीमीटर में प्लॉट कर दिया ना, तो ग्राफ एक्चुअली मीटर में प्लॉट करेंगे तो यहाँ पर भी 5/100 आएगा। मिस्टेक जानते हो समझ में क्या हुई हमसे, कि ये एक्स एक्सिस को मीटर में प्लॉट करेंगे ना जब, तो मीटर में यहाँ 5 वैल्यू नहीं आएगी, यहाँ पर वैल्यू 5/100 यानी 0.05 आएगा मीटर में। और ऐसे ही जो लेफ्ट साइड है वहां पर भी सेम चीज होगी, ये -4 सेंटीमीटर मैंने प्लॉट किया है, तो -4 सेंटीमीटर नहीं होगा, वो -0.04 होगा। तो यहाँ पर भी वही चीज आ जाएगी, ये जो एरिया है ये 12.5/100 हो जाएगा, और ये जो एरिया था ये एरिया 8/100 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के यस अब आंसर मैच कर रहा है। आ जाएगा आंसर। वो यूनिट का प्रॉब्लम था, वो कंसेप्ट का प्रॉब्लम नहीं है, यूनिट का ही थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था यहाँ पर, और कोई दिक्कत नहीं थी। सेम ही आंसर आता है उससे, ग्राफ से करिए चाहे फॉर्मूले से करिए, आंसर सेम आता है। ठीक है ना, ग्राफ से और किसी से भी सेम ही आंसर आएगा, कभी अलग आंसर आ ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। तो चाहो तो इसको भी लगा सकते हो, ठीक है, स्प्रिंग फोर्स के केसेस में आप ये फॉर्मूले को लगा सकते हो। और अगर आप इसको यूज करोगे तो बड़ी आसानी से आप देख सकते हो, अगर आप फॉर्मूला ये वाला यूज कर रहे हो तो आप अपने आप देख लो कहाँ पर प्लस आएगा कहाँ पर माइनस आएगा, बड़ा आसान है। आप खुद देखो, आप खुद देखो, अगर मान लो आपसे कहा जाए कि स्प्रिंग जो है वो नेचुरल लेंथ पर है, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पर है, मान लीजिए यहाँ पर ये इसकी नेचुरल लेंथ है, और हम नेचुरल लेंथ से आगे बढ़ रहे हैं, नेचुरल लेंथ से एक्स डिस्टेंस आगे जा रहे हो अब मान लो, और यहाँ तक आ गए। तो जब आप नेचुरल लेंथ पे रहे थे तो आपका एक्स इनिशियल क्या रहा, इनिशियल एक्स का मतलब कितना डिफॉर्मेशन रहा आपके पास, या कितना आप जीरो। और जब एक्स डिस्टेंस आगे चले गए तो इसका मतलब फाइनली आप एक्स डिस्टेंस से एलोंगेट कर गए। अब आप इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यू रख के देखो, अगर आपको ये दिक्कत है तो फॉर्मूले में वैल्यू रखो, अगर मोशन राइट साइड हुआ है तो फिर आप एक्स इनिशियल स्क्वायर की जगह 0 स्क्वायर हो जाएगा, यानी वर्क डन बाय स्प्रिंग लिखना पड़ेगा हाफ के 0 स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, ऑटोमेटिकली माइनस साइन आ जाएगा उसमें, अपने आप ये माइनस आ जाएगा। अगर कोई आपसे कहे कि स्प्रिंग जो थी वो ऑलरेडी एलोंगेटेड थी, मान लीजिए ये, मतलब मोशन जब स्टार्ट किया था तो ये एलोंगेशन में है, स्टार्ट करते समय आप एलोंगेशन में हो, स्टार्टिंग पॉइंट पे आप एलोंगेशन में थे, और उसके बाद कुछ टाइम बाद ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पर आ गई, उसके बाद नेचुरल हो गई। तो आप अपने आप देख लो, अगर मतलब स्टार्ट यहाँ से किया और फाइनल पॉइंट पर नेचुरल हुआ, यानी कि आप ये कह सकते हो कि जो मोशन किया गया है वो लेफ्ट साइड डायरेक्शन में हुआ है, इस तरफ मूव कर रहे हैं। तो इसका मतलब एक्स इनिशियल और एक्स फाइनल क्या रखेंगे इसमें, एक्स इनिशियल की वैल्यू और एक्स फाइनल की वैल्यू, तो अपने आप देख लीजिए। अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट पे ही इलोंगेटेड है मान लीजिए, और सपोज करो कि इलोंगेशन एक्स डिस्टेंस का है, तो फिर हम एक्स इनिशियल को प्लस एक्स रख देंगे, और जब फाइनली आप नेचुरल लेंथ पर आ गए तो इसका मतलब उस समय कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगी, यानी यहाँ 0 वैल्यू होगी। अब आप बताओ कैसा वर्क आ जाएगा आपके पास रख करके, अगर इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दे तो पॉजिटिव वर्क आएगा या नेगेटिव वर्क आएगा? पॉजिटिव आएगा सर।
तो आप इसको यूज करना न्यूमेरिकल्स में। अगर ग्राफ नहीं यूज करना चाहते तो आप इसको स्प्रिंग के लिए यूज करिएगा। वर्क बाय स्प्रिंग आप हमेशा इससे कैलकुलेट कर लेना, सबसे आसान मेथड है ये, डायरेक्ट फॉर्मूले के थ्रू। और वैसे ग्राफ के थ्रू भी है, मतलब ग्राफ बना करके भी दिखा सकते हो। तो ये एक बार ना आप अपने स्कूल में ये देख लेना कि वो कौन सी वर्किंग मांगते हैं, मेरे ख्याल से, क्योंकि स्कूल में एक बार ये चेक कर लेना, मतलब अपनी जो स्कूल की किताबें हैं उनके एग्जाम्पल्स देख लेना, उन एग्जाम्पल्स में उन्होंने कैसे किया है, ग्राफ के थ्रू किया है या फॉर्मूले के थ्रू किया है, वो देख लेना। ऐसा ना हो कि आप ये फॉर्मूला लगा करके न्यूमेरिकल करके भी आ जाओ, आंसर भी तो सही आ रहा है, लेकिन पता नहीं अब आपके टीचर इसको पसंद करें ना करें। उनकी चॉइस पे भी डिपेंड करता है ना यार, कि वो उसको लाइक करते हैं कि नहीं करते। हो सकता है वो ग्राफ वाला उन्होंने अपनी क्लास में ग्राफ बताया हो, डिपेंड करता है ना कि यार कहाँ पर क्या बताया जा रहा है आपको। चलिए यहाँ पर आइए एनर्जी ऑफ स्प्रिंग के ऊपर। सर ग्राफ में 8 माइनस क्यों होएगा? कौन से ग्राफ में? सर वो क्वेश्चन जो था उसमें सर ग्राफ में 8 माइनस क्यों हो वो नहीं समझ आया सर। लेफ्ट मोशन तो सर समझ आ गया। तो रूल है ना यार कि लेफ्ट मोशन में एक्स एक्सिस के ऊपर नेगेटिव एरिया है, चाहे आप किसी भी क्वाड्रेंट में हो। अच्छा जी सर, ठीक है सर। एक्स एक्सिस के ऊपर आप चाहे फर्स्ट क्वाड्रेंट हो चाहे सेकंड क्वाड्रेंट हो, नेगेटिव एरिया। और एक्स एक्सिस के नीचे चाहे थर्ड क्वाड्रेंट में हो चाहे फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, पॉजिटिव एरिया। जी सर, थैंक यू। ठीक है ना? हाँ, अबव और बिलो की बात कर रहा हूँ, क्वाड्रेंट नहीं बोल रहा मैं। अबव एक्स एक्सिस, बिलो एक्स एक्सिस। तो और एक एक्सिस के ऊपर दो क्वाड्रेंट आते हैं, है ना? अबव एक्स एक्सिस फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट है, और बिलो एक्स एक्सिस। तो मैंने अबव और बिलो बोला है, क्वाड्रेंट वाइज नहीं बोला इसको। चलिए, अच्छा एक पॉइंट और था, मैंने वर्क को पिछली क्लासेस में एक फिजिकल एग्जांपल बताया था यार, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा था। अब आप इसको समझ लीजिए तो आगे का पोर्शन आप समझ जाओगे। इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन फॉर ए सिस्टम अप्रोच टू प्रॉब्लम्स इज टू नोट दैट वर्क इज एनर्जी ट्रांसफर। आप इस बात को समझो। अब जो आप पढ़ने जा रहे हो वो यही चीज है, वर्क इज द एनर्जी ट्रांसफर। ठीक है जी, आदान प्रदान, एनर्जी का आदान प्रदान। कोई एक आदमी एक ऑब्जेक्ट से एनर्जी किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में जानी है। तो ये कहा गया था कि अगर वर्क पॉजिटिव होता है ना, ये स्टेटमेंट बताया गया था आपसे कि अगर हम पॉजिटिव वर्क करते हैं तो क्या मतलब होता है, एनर्जी कौन किसको ट्रांसफर कर रहा होगा। देखिए, फोर्स, मैंने आपसे कहा है कि फोर्स हमेशा दो बॉडीज के बीच में लगता है, तभी न्यूटन का थर्ड लॉ है, एक्शन और रिएक्शन लॉ, कि कोई भी फोर्स लगाएगा, मान लो अगर एक बॉडी बी के ऊपर फोर्स लग रही है तो वो लगाने वाली बॉडी कोई ए होगी। पॉजिटिव वर्क आने का मतलब बेसिकली क्या होता है, कहां से कहां एनर्जी ट्रांसफर की जा रही है। ये स्टेटमेंट यहाँ पर एक्सप्लेन भी हुआ था कि अगर हम पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं, मान लो पुलिंग फोर्स का वर्क पॉजिटिव था, तो इसका मतलब ये था कि जो पर्सन उसको पुल कर रहा है वो एनर्जी देने वाला है, और ब्लॉक जिसके ऊपर वर्क किया जा रहा है उसको एनर्जी मिलने वाली है। तो हम जिसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, अगर हमारी फोर्स पॉजिटिव वर्क कर रही है, इसका मतलब हम लोग एनर्जी के डोनर हैं, और जिस पर मैंने फोर्स लगाई है वो एनर्जी का रिसीवर है। अब आप इसी लॉजिक को आगे यूज करेंगे इस टॉपिक में, यहां पर आप इसी लॉजिक को यूज करिए। सिंपल सा कंसेप्ट देखो, ये बताइए, अगर इस क्वेश्चन में स्प्रिंग को एलोंगेट किया जा रहा है, मैं अलग से फिगर भी बना देता हूँ, आप अलग से फिगर बना करके देखो। मान लो आपसे कहा जाए कि एक स्प्रिंग है, उसको हम एलोंगेट करना चाहते हैं, उसको हम स्ट्रेच करना चाहते हैं। तो यहां तक हमने माना कि स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पर है। क्या स्प्रिंग अपने आप एलोंगेट होगी? पहला क्वेश्चन तो ये है कि क्या कोई भी स्प्रिंग अपने आप एलोंगेट कर जाएगी, अपने आप उसकी लेंथ नो बढ़ सर। जाएगी? नो सर। तो नंबर वन, No, इसको, sir. इसका मतलब नंबर वन पॉइंट क्या हुआ कि अगर आप इसको एलोंगेट करना चाहते हो तो सबसे पहले आप इसको पुल करिए, आपको एक पुलिंग फोर्स लगाना पड़ेगा। चलो, तो मान लिया हमने राइट साइड पर एक पुलिंग फोर्स लगाई एफ। ठीक है, मान लो आपने एक फोर्स लगाया, और अब आपने कहा कि हम स्प्रिंग को आज बढ़ा करके रखेंगे, आज स्प्रिंग को हम बिल्कुल बड़ा कर देंगे। तो स्प्रिंग बड़ी हो भी गई, स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाती है, तो इसकी लेंथ बढ़ गई, मान लीजिए इसकी लेंथ बढ़ गई ऐसे। ठीक है, अब यार क्वेश्चन आता है, मान लो आपने एक्स लेंथ बढ़ाई, तो ये क्वेश्चन ये आता है कि ये लेंथ आपने एक झटके में बढ़ा दी, मतलब अचानक से खींच दिया, या धीरे धीरे खींचा आपने इसको? क्या आपने इसको एक झटके में पुल किया है या फिर स्लोली पुल किया है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। क्या धीरे धीरे खींच रहे हो या एक झटके में? तो इस बात को समझने का एग्जांपल ये बता रहा हूँ, धीरे धीरे में और स्लो में आप समझो। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, आप मुझे बताना। मान लो आपके पास स्प्रिंग वर्टिकल कंडीशन पर है, ठीक है, स्प्रिंग वर्टिकल है, और उसके नीचे ना एक पैन है, पैन मतलब एक
जिसमें आप कुछ मासेस रख सकते हो, ठीक है। अभी ये नेचुरल लेंथ है, अभी ये नेचुरल लेंथ है। हमारे पास क्या है ना, एक कंटेनर है और उस कंटेनर में चावल के दाने हैं, मतलब राइस है, मतलब चावल के दाने हैं, ठीक है। हम मान लीजिए कटोरी कंटेनर में चावल भरा पड़ा है, कच्चा चावल, बना हुआ नहीं, कच्चा चावल। हमने चावल का एक दाना उठाया और इस पैन में रख दिया, स्प्रिंग कितनी इलोंगेट कर जाएगी? बताइए। बिल्कुल भी चावल सर का नहीं करेगी। एक दाना चावल का स्प्रिंग पे रखो जरा। सर बिल्कुल नेग्लिजिबल ही। चलिए दूसरा दाना रखो, नहीं फिर करेगी। फिर तीसरा दाना रखो, और एक एक दाना करके उस कंटेनर का पूरा चावल आपको पैन पे रखना है, लेकिन एक एक दाना। पहली बात तो ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अगर 2 किलो चावल है तो उसमें कितने दाने होंगे आप सोचो। और एक दाना रखना है आपको, एक बार में चावल का एक दाना उठाइए पैन पे रख दीजिए, फिर एक दाना उठाइए पैन पे रख दीजिए, फिर एक दाना उठाइए पैन पे रख दीजिए, और ऐसा करते करते आपने क्या किया, अल्टीमेटली पूरा 2 किलो चावल उस पर रख दिया। तो क्या तब भी कुछ इलॉन्गेशन नहीं होगा उसमें? कब होगा? होगा कब हो जाएगा? वो बस होने सर। लगेगा। भाई अल्टीमेटली तो 2 किलो चावल आ गया ना उसके ऊपर, बोलो। यस सर। तो स्प्रिंग एलोंगेट हुई कि नहीं हुई, मुझे बताइए, स्प्रिंग एलोंगेट हुई या नहीं? सर हुई। सर Yes, हो sir, गई। सर हुई पर वो दिखेगी नहीं होती हुई, मतलब बहुत स्लोली। आपको दिखेगा नहीं, मतलब ये इतने छोटे छोटे स्टेप्स में किया है आपने, इतने छोटे छोटे स्टेप्स में आपने इसको किया है कि आपको मालूम ही नहीं चलेगा इसके बारे में, ठीक है। तो पुट 1 ग्रेन एट 1 टाइम, आपसे ये कहा जा रहा है, और आपको पूरी बोरी खाली करनी है, पूरा 2 किलो रखना है, ठीक है, अंटिल टोटल 2 किलोग्राम इज प्लेस्ड। तो स्प्रिंग एलोंगेट तो कर जाएगी, लेकिन धीरे धीरे। और वहीं दूसरे पे एक आदमी आपके साथ आया, उसने कहा यार क्या कर रहे हो भाई, एक एक दाना क्यों रख रहे हो? तो उसने क्या किया, उस पैन पे टोटल 2 kg एक बार में रख दिया उसने, टोटल 2 kg इन वन शॉट। अब बताओ क्या होगा इसमें, एक ही बार में उठा के 2 kg रख दिया उसने। सर सडन मतलब एकदम से हो जाएगी। एकदम से बिल्कुल सर एब्रप्ट हो elongation। गई। ये बिल्कुल क्विक प्रोसेस है, बहुत जल्दी होगा, और ये बहुत ही स्लो प्रोसेस, बहुत ही स्लो है। भाई तुम नेट कनेक्शन चेक करवा लो अपना यार, ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है। ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं क्वासी स्टैटिक, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कहा जाता है इसको। ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। ठीक है, बात समझ में? क्वासी स्टैटिक समझ में आ गया आपको? किसको बोलते हैं क्वासी स्टैटिक? इंग्लिश का वर्ड है, क्वासी का मतलब होता है मतलब इमेजिनरी टाइप का, इमेजिनरी, फॉल्स, स्यूडो टाइप। क्वासी मतलब स्यूडो, मतलब एक ऐसी चीज जो हो भी रही है और आपको स्टैटिक दिख रही है। मतलब आपने कहा ना कि आप एक एक दाना डालोगे तो स्प्रिंग में एलोंगेशन पता नहीं चलेगा आपको, आपको ऐसा लगेगा कि स्प्रिंग एलोंगेट हो नहीं रही है, लेकिन जिस दिन पूरा पूरा 2 किलो चावल उसके ऊपर रख दिया आपने, एलोंगेट हो चुकी है वो। तो एक ऐसा प्रोसेस जो हुआ भी और आपको दिखा भी नहीं, आपको लगा भी नहीं कि वो प्रोसेस हो गया, इस प्रोसेस को हम कह रहे हैं कि ये क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है। अब ऐसे में क्या होता है कि जब आप एक धीरे धीरे रखते हो, जब आप इस चीज को धीरे धीरे रखोगे, धीमे धीमे अगर आप इस चावल को रखोगे, 2 किलोग्राम एक बार में ना रखो आप, एक एक दाना रखिए, एक एक दाना, फिर एक दाना, फिर एक दाना, फिर एक दाना, इस तरीके से करते हुए क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। एग्जैक्टली इसी वे में हम इसको पुल कर रहे हैं, एग्जैक्टली सेम वे में। यानी कि हम यहाँ पर इसको पुल करेंगे, लेकिन ये पुलिंग फोर्स जो हमारा लगेगा वो बिल्कुल क्वासी स्टैटिक वे में है। क्वासी स्टैटिक का मतलब हम एक झटके में नहीं पुल कर रहे हैं। मतलब मान लीजिए हमको 10 न्यूटन की फोर्स लगानी है, तो 10 न्यूटन एक बार में नहीं लगाएंगे, पहले 0.1 न्यूटन, फिर उसको बढ़ा करके 0.2 न्यूटन, फिर उसको बढ़ा करके 0.3 न्यूटन, फिर उसको बढ़ा करके 0.4 न्यूटन। धीरे धीरे अपना फोर्स बढ़ाओ, और बढ़ाते 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 आप 10 न्यूटन तक पहुंच जाओ। आई बात ये समझ में? बोलो, आई बात समझ में? यस सर। अच्छा, ठीक है। तो जब आपको ये बात, धीमे धीमे होना है सब कुछ, मतलब इतना स्लो प्रोसेस होना चाहिए जो आपको मालूम न चले। ऐसे में क्या होता है
किसी भी मूवमेंट पर इस मास की वेलोसिटी क्या रखोगे आप? अगर ये मास आगे तो बढ़ेगा, लेकिन बहुत धीमे धीमे आगे बढ़ेगा, क्योंकि आप पुलिंग फोर्स एक झटके में नहीं लगा रहे हो आप। देखिए स्प्रिंग एलोंगेट तो इसमें करी ना, चावल वाले के एग्जांपल को, राइस वाले एग्जांपल में, कि 2 किलो आपने रखा तो ये स्प्रिंग धीरे धीरे एलोंगेट कर रही है ना, तो आप क्या यस बोलोगे? सर। आप क्या बोलोगे कितनी वेलोसिटी से स्प्रिंग नीचे जा रही है? एकदम धीमे धीमे चल रही है वो, ऑलमोस्ट जीरो। ऑलमोस्ट जीरो। जी, तो सेम केस यहाँ पर नहीं हो जाएगा कि अगर हम इसको क्वासी स्टैटिकली पुल करेंगे तो इस मास की वेलोसिटी लगभग कितनी रहेगी? हर हर एक जीरो हर सर। हर एक हर एक सर मूवमेंट, 0। 0 को जी 10 करेगी। हाँ, यानी हर एक मूवमेंट पर ये मास लगभग जीरो वेलोसिटी पर आएगा, जिसका मतलब ये हुआ कि इस मास में कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं इस मास के पास। हाफ mv स्क्वायर होता है फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो जब वेलोसिटी लगभग जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई इसकी। लेकिन हमने क्या वर्क किया? अगर मान लो हमने x डिस्टेंस फॉरवर्ड पुल किया तो हमने वर्क कितना किया? मतलब वर्क बाय यू, उस फॉर्मूले के हिसाब से आपने क्या वर्क किया भाई? आपने पॉजिटिव वर्क किया कि नेगेटिव वर्क किया? पहले तो ये देखो आप कि जो आप पुल कर रहे हो आपने पॉजिटिव वर्क किया है कि नेगेटिव वर्क किया है, और ये कैसे पता लगाएंगे कि हमने पॉजिटिव वर्क किया कि नेगेटिव वर्क किया? इसका पता कैसे लगेगा? तो इसका पता लगेगा आपके उससे वर्क वाले फॉर्मूले से, एफ एस कॉस थीटा वाले फॉर्मूले से। तो आप ये बताइए कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी? अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की सेम डायरेक्शन चल रही हो, तो क्या बोलोगे? ये पॉजिटिव वर्क का एग्जांपल होगा या नेगेटिव वर्क का एग्जांपल होगा? सेम डायरेक्शन में फोर्स और सेम डायरेक्शन, पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव। पॉजिटिव वर्क। इसका मतलब आपने पॉजिटिव वर्क किया। कंसेप्ट के हिसाब से चल रहे, सब कुछ आपस में कनेक्टेड कंसेप्ट है। इसका मतलब वर्क बाय यू पॉजिटिव है। चलिए, अब जब आपने पॉजिटिव वर्क किया तो इसका मतलब इसको अब ट्रांसफर ऑफ एनर्जी से कनेक्ट करो। इसका मतलब इसको आप ट्रांसफर ऑफ एनर्जी माने, बिकॉज वर्क का मतलब ही होता है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो आप ये बताइए ट्रांसफर ऑफ एनर्जी में किसके लिए डेबिट है और किसके लिए क्रेडिट है? डेबिट एंड क्रेडिट का मतलब समझते हो आप कि एक तरफ से पैसा निकलता है और दूसरी तरफ से पैसा चला जाता है। एक के अकाउंट में डेबिट होता है, एक के अकाउंट में क्रेडिट होता है। तो यहाँ सर पर हमसे डेबिट है, स्प्रिंग में सर क्रेडिट। इसमें स्प्रिंग को मिल रही है एनर्जी और हम लोग दे रहे हैं। हाँ, तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज फ्रॉम यू। आप एनर्जी देने वाले हो। सिंपल सी बात है, आप स्प्रिंग खींचोगे तो आप थक जाओगे। आप थक गए, इसका मतलब आपकी एनर्जी खर्च हो गई। तो फ्रॉम यू और टू स्प्रिंग, इसको वैसे भी समझ सकते हो ना यार। लेकिन अब ये बताओ, हमने स्प्रिंग को जब एनर्जी दी तो वो किस फॉर्म में दी? हमने स्प्रिंग को किस फॉर्म में एनर्जी दी? हमने अपनी एनर्जी मस्कुलर फॉर्म में खर्च की, मसल्स के फॉर्म में। हमारी मसल्स स्ट्रेच कर जाएंगी, हमको बॉडी के अंदर पेन हो जाएगा, मेरी बॉडी के ज्वाइंट्स में पेन हो सकता है ना? आप में से अगर कुछ लोग कभी, मतलब आपके पेरेंट्स या कोई आसपास जिम वगैरह हो, तो जिम में ना स्प्रिंग वाले डंबल्स आते हैं, कुछ स्प्रिंग वाले एक्सरसाइजेस होती हैं। स्प्रिंग 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 खींच करके भी लोग एक्सरसाइज करते हैं अपनी। ठीक है, तो वर्कआउट होता है बेसिकली, एनर्जी आप लूज करते हो स्प्रिंग को खींचते समय। एनीवे हमने एनर्जी स्प्रिंग को दी, अब वो किस फॉर्म में दी? क्या वो काइनेटिक फॉर्म में दी? क्या वो काइनेटिक फॉर्म में दी? नो सर। क्योंकि इतना स्लो प्रोसेस था कि काइनेटिक एनर्जी जीरो है। तो फिर हमने किसी और फॉर्म में एनर्जी दी होगी, और इसी फॉर्म को हम क्या बोल देते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी का दूसरा फॉर्म आप नाम दे देते हो यहाँ पर, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन देनी हो तो क्या लिखोगे? अगर आपसे कहा जाए कि व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, ये सब कुछ समझने के बाद क्या आप इसकी डेफिनेशन अपने आप बना सकते हो कि इसको समझ लिया तो क्या डेफिनेशन बन रही है स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी की? क्या कुछ आइडिया लग रहा है आपको? बोलो। लग रहा कुछ आइडिया इसमें? कुछ बोले भाई, हाँ ना करके। इसमें हमेशा स्टैटिक तो नहीं हो सकता है ना? नहीं नहीं, हमेशा होगा नहीं, लेकिन हम डिफाइन करने के लिए ये काम कर रहे हैं। देखिए वो जो राइस का एग्जांपल वो रखो ना, राइस वाले एग्जांपल में आप चाहो तो पूरी पूरी बोरी एक साथ रख दो,
मतलब 2 किलो की पूरी बोरी उठा के रख दो या धीरे धीरे बढ़ाओ। कभी आपने एक चीज नोटिस करी, एक चीज देखना, कभी एक चीज नोटिस करना, कभी आप मान लो चीनी वीनी खरीदने जाओ, है ना, कभी आप दुकान पे जाओ, 2 किलो चीनी मान लो लेने जाओ, तो दुकानदार एक बार में पहले पॉलिथीन में भरकर लाता है, अपने उस पर रख देता है तराजू पे, और पता चलता है कि वो 1 किलो और 900 ग्राम हो गया, 1 किलो 900 ग्राम। अब 100 ग्राम चीनी इसको और डालनी है, उसके बाद वो धीरे धीरे डालता है चीनी को, यस सर। है ना, क्योंकि एक झटके में डालेगा तो ज्यादा हो जाएगी, तो वो दो दो थोड़े थोड़े दाने डालता है, और डिजिटल बैलेंस थोड़ा थोड़ा सा आगे बढ़ता है, क्योंकि दुकानदार तो ऐसे होता है ना कि 2 किलो में 2 ग्राम भी ज्यादा हो जाता है तो निकाल लेते हैं वो लोग। मैं उस बात कर रहा हूँ। तो जरूरी नहीं है कि आप हमेशा स्लो करिए, लेकिन ये हमने एक एग्जांपल लिया है कि अगर हम इसको स्लोली मूव कराते हैं तो हमारा एनर्जी गया कहाँ फिर, क्योंकि काइनेटिक में तो गया नहीं, स्लोली करा तो काइनेटिक तो हुआ नहीं। तो यहाँ से डिस्कवरी एक तरीके से आप कह सकते हो हुई है पोटेंशियल एनर्जी की। इसका मतलब एनर्जी का एक और फॉर्म होना चाहिए काइनेटिक के अलावा भी, पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको हम डिफाइन इसी तरीके से कर रहे हैं, मतलब हम आपको बता रहे हैं कि डेफिनेशन कहाँ से बनती है इसकी, कि अगर आपसे कोई कहे कि व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, या किसी की भी पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूँ, स्प्रिंग के अलावा भी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इज वर्क डन इन डिफॉर्मिंग द स्प्रिंग, वर्क डन इन डिफॉर्मिंग, बट ब्रैकेट में आपको ये मेंशन करना पड़ेगा, वो डिफॉर्मेशन जो होना चाहिए वो किस वे में होना चाहिए, क्वासी स्टैटिक डिफॉर्मिंग, हाँ, वर्क डन इन डिफॉर्मिंग द स्प्रिंग, दैट मींस इट इज अ पोटेंशियल एनर्जी। बेसिकली यही है जो आपने पीछे देखा, उसी को मैंने लैंग्वेज में लिख दिया है। सेम चीज आप लैंग्वेज में लिख दो, अपने आप आ जाएगा आपका आंसर। और बेटर चाहते हो तो वर्क टू बी डन, मतलब कोई करना पड़ेगा, वर्क टू बी डन का मतलब हमको काम करना पड़ेगा। टू बी डन मतलब आप स्प्रिंग अपने आप तो डिफॉर्म हो नहीं जाएगी, तो मतलब हमको जाना पड़ेगा, हमें उसको खींचना पड़ेगा, हम लोग काम करेंगे। हम जो काम कर रहे हैं मतलब अपनी एनर्जी लूज कर रहे हैं, तो हम अपनी एनर्जी जो लूज कर रहे हैं वो हम स्प्रिंग को दे रहे हैं। लेकिन स्प्रिंग में काइनेटिक एनर्जी आ नहीं सकती। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि आप आइडियल स्प्रिंग पढ़ते हो, आइडियल स्प्रिंग का मास 0 होता है, मास ऑफ स्प्रिंग 0 होता है, तो 0 मास में काइनेटिक एनर्जी आ नहीं सकती। और बगल वाला जो मास है उसमें मास है लेकिन स्पीड नहीं है। तो जब काइनेटिक एनर्जी नहीं है तो हमारी, और एनर्जी के बारे में बहुत फेमस स्टेटमेंट है कि इसको कभी भी क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते आप। एक बड़ा कॉमन, एक बहुत स्टेटमेंट हमेशा से पढ़ते आ रही हो कि एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड और इट कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हाँ, मतलब इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर फॉर्म। ये हो सकता है कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आप कन्वर्ट कर ले, लेकिन इसको आप खत्म नहीं कर पाओगे कभी। तो हमने जब काइनेटिक फॉर्म नहीं लिया तो इसका मतलब हमने पोटेंशियल फॉर्म लिया है फिर, और इससे हमको आइडिया मिला कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। अब हम इसके फॉर्मूले पर आएंगे। कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा। देखो, तो अगर हम स्प्रिंग को मान लो एलोंगेट कर रहे हैं, और वो भी क्वासी स्टैटिकली मान लीजिए, ठीक है, मतलब हमने यहाँ पर क्या किया, इस पॉइंट को पकड़ा, अभी तक ये नेचुरल लेंथ पर है, ठीक है, अभी तक ये नेचुरल लेंथ पर है, और मान ले कि कोई एक पर्सन है, वो पर्सन स्प्रिंग को राइट साइड पर ऐसे होल्ड करके और उसको खींचता है, पुल करता है, अपनी तरफ खींच रहा है इसको, और उसको खींचने की वजह से वो स्प्रिंग जो है वो एलोंगेट कर जाती है, ठीक है। वो स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ से आप थोड़ी सी एलोंगेटेड दिखा दो, आप इसको नेचुरल लेंथ से मान लो कि ये एलोंगेट कर गई। तो ये बताइए, स्प्रिंग जब एलोंगेट करेगी तो स्प्रिंग तो इलास्टिक बॉडी होती है यार, इलास्टिक रबर जैसी होती है, तो ये क्या करेगी, अपने आप को रिस्टोर करने के लिए बैकवर्ड फोर्स लगाएगी हुक्स लॉ की वजह से। मतलब फोर्स बाय स्प्रिंग पीछे की तरफ लग जाएगा, और आप जो फोर्स लगा रहे हो वो आगे की तरफ लगा रहे हो, आपका फोर्स आगे की तरफ है। ये बात समझ में आया कि दो फोर्स हो गए। अब स्टार्टिंग में जब नेचुरल लेंथ पे थे तो यहाँ पर नो फोर्स बाय स्प्रिंग, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे तो फोर्स लगाएगा नहीं कोई, वो तो तब वो एक्शन में तब आता है जब उसमें या तो आप उसकी लेंथ को इंक्रीज करो या उसकी लेंथ को डिक्रीज करो। ये बात समझ में आई आपको यार यहाँ पर कि दो फोर्स आ गए, एक स्प्रिंग की वजह से फोर्स लगने लगा और एक आपकी वजह से लगने लगा। बोलिए। यस सर। और स्प्रिंग फोर्स हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग माइनस kx है। अब ये बताओ, अगर ये सब कुछ बहुत धीमे धीमे हो रहा है, बहुत धीमे धीमे हो रहा है, तो आप कितनी फोर्स लगा रहे होंगे? अगर बहुत कम। माइनस, मैं ध्यान दो ना, बहुत, ये पॉइंट लगभग 0 वेलोसिटी पे चल रहा है, इसकी वेलोसिटी लगभग 0 है,
न्यूटन फर्स्ट लॉ लगाओ ना, कोई मतलब फोर्सेस बैलेंस हो रही हैं। हाँ यस लगभग जीरो वेलोसिटी का मतलब फोर्स बैलेंस हो गए, क्योंकि न्यूटन फर्स्ट लॉ तो यही कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसका फोर्स बैलेंस होना चाहिए, लगभग जीरो वेलोसिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स जो आप लगा रहे हो वो प्लस के एक्स के बराबर है, अपोजिट साइड होने की वजह से। स्प्रिंग माइनस के एक्स लगा रही, लेकिन आप प्लस के एक्स लगा रहे हो। तो कितना वर्क किया आपने, वर्क बाय यू कितना हुआ, अगर आपका वर्क पूछा जाए कितना हुआ, कितना वर्क किया हम लोगों ने इसमें। तो देखिए पीछे हमने वर्क क्या निकाला था, देखिए पीछे हम लोगों ने वर्क डन बाय स्प्रिंग की बात की थी कि जब स्प्रिंग को आप स्ट्रेच करते हो एक्स डिस्टेंस पे तो वर्क बाय स्प्रिंग माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर होगा। तो वर्क बाय यू कितना होगा, अगर वर्क बाय स्प्रिंग, मैं बात करना फिर से बोल रहा हूं, वर्क बाय स्प्रिंग अगर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर है तो फिर वर्क बाय यू कितना होगा, क्योंकि स्प्रिंग की फोर्स और आपके फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट है। फिर हाफ के एक्स हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव। और जो आपने काम किया इसी को एनर्जी ऑफ स्प्रिंग कह रहे हैं, इसी को एनर्जी ऑफ स्प्रिंग बोलिए, इसी को पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग कहा गया है। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मूला डिराइव हो गया हाफ के एक्स स्क्वायर। कैपिटल यू से डिनोट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी को, पोटेंशियल एनर्जी आप कैपिटल यू से डिनोट कर सकते हो, और कैपिटल यू को कह सकते हो कि इट इज प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। ये डेरिवेशन होगी कि वाई पोटेंशियल एनर्जी इज प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। अगली बात समझ में कि आप इसमें कंफ्यूज मत करना है, स्टूडेंट प्लस माइनस में बड़ा कंफ्यूज होते हैं, वर्क बाय स्प्रिंग में और एनर्जी ऑफ स्प्रिंग में कंफ्यूज होते हैं। वर्क बाय स्प्रिंग और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग के साइन अपोजिट हैं। वर्क बाय स्प्रिंग माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर है, लेकिन एनर्जी ऑफ स्प्रिंग प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर है, जस्ट अपोजिट है इसका। आई बात समझ में आपको? यस सर। यस यस सर। चलिए, एनर्जी ऑफ स्प्रिंग हाफ के एक्स स्क्वायर, इसका मतलब क्या कभी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी माइनस में हो सकती है? क्या स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कभी भी माइनस में जाएगी? अगर ये प्लस हाफ सर के अभी अगर हम लोग भी उसी X- डायरेक्शन में करने लगे। नहीं नहीं वैसे नहीं सर होगी। पॉजिटिव ही रहेगी नहीं वैसे ही फ्रैक्शन के रहेगी, टाइम हमेशा ऑपोजिट रहेगी स्प्रिंग भाई। ये फोर्स। प्लस नहीं, लास्ट रिजल्ट को देखो ना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग का जो रिजल्ट है, इसको आप अब ये डायरेक्टली यूज होता है यार, इसको डायरेक्ट यूज करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज किया जाएगा। अब हम बार बार डेरिवेशन नहीं करेंगे। इसके अंदर कोई ऐसी चीज है जो माइनस हो सकती है कभी? नो सर, मतलब डिस्टेंस हो सकता है सर, लेकिन स्क्वायर हो जाएगा वो, हाँ, पॉजिटिव ही हो जाएगा। एक्स स्क्वायर है ना, तो अगर एक्स माइनस में भी हुआ तब भी आपको पॉजिटिव आंसर मिलेगा। यस सर। मतलब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये बहुत जानते हो यार, ये क्या है ना, मैं फिर से बोलूंगा आपसे कि ये छोटे छोटे पॉइंट्स को अगर आप इनकी टेक केयर कर लो तो बहुत आसान हो जाता है सब कुछ। मेरा कहने का मतलब है कि मान लीजिए अगर आप यहाँ पर नेचुरल लेंथ पे हैं, ये नेचुरल है, तो अगर आप नेचुरल लेंथ से आगे बढ़ते हो, मान लो नेचुरल लेंथ से एक्स डिस्टेंस आगे जाते हो, तो भी आप पोटेंशियल एनर्जी को लिखोगे तो हाफ के एक्स स्क्वायर होगा। और अगर आप नेचुरल लेंथ से एक्स डिस्टेंस पीछे की तरफ आते हो, यानी स्प्रिंग को कंप्रेस करते हो, तो भी आप क्या कहोगे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हाफ के, बेसिकली यहाँ माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे, लेकिन वो रिजल्ट उतना ही आएगा ना, प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो हाँ, और नेचुरल लेंथ पर क्या पोटेंशियल एनर्जी होगी, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी एट द नेचुरल लेंथ अगर पूछा जाए तो ये जीरो तो सर। जीरो हो जाएगी। अब ये जीरो होता नहीं है, ये हम एज्यूम करते हैं, मतलब इसको हम रेफरेंस कहते हैं, जीरो होता नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू डिफाइन नहीं होती कभी भी। आप कभी नहीं बता सकते कि पोटेंशियल एनर्जी एब्सोल्युटली कितनी है। आप हमेशा उसमें क्या करते हो, किसी एक जगह पर जीरो मानते हो और उसके बाद बोलते हो कि आगे क्या होगा आंसर। आप पोटेंशियल से बात करो ना, पोटेंशियल मतलब क्या होता है, अगर आप चलो फिजिक्स छोड़ के आप अपने पोटेंशियल की बात कर लो कि आपके अंदर जेई क्वालिफाई करने का कितना पोटेंशियल है, बता दीजिए। पोटेंशियल तो कॉमन लाइफ में भी यूज करते हो कि नहीं करते हो? पोटेंशियल वर्ड कॉमन यूज होता है कि यार मेरे पास इस काम को करने का पोटेंशियल नहीं है। सर कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी, तो क्या कैपेबिलिटी जीरो हो सकती है किसी की, या किसी की कैपेबिलिटी को आप एब्सोल्युटली मेजर कर सकते हो? नो सर। तो सर नो सर रिलेटिव कर सकते हो।
ठीक है, मान लिया आपके अंदर या किसी के अंदर जेई क्वालिफाई करने की कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन उसके अंदर एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनने की कैपेबिलिटी है, तो कैपेबिलिटी जीरो कैसे हो गई? एक एक पर्टिकुलर टास्क में जीरो हो सकती है, दूसरे टास्क में अच्छी हो सकती है। भैया आप, हम पढ़ाई नहीं कर सकते, मान लो एक्टर बन जाओ। कहने का मतलब है कि पोटेंशियल जो होता है ना, आपके कॉमन लाइफ हो चाहे फिजिक्स की लाइफ हो, पोटेंशियल की एग्जैक्ट वैल्यू डिफाइन नहीं होती कभी। पोटेंशियल एनर्जी अनडिफाइंड क्वांटिटी है, ध्यान रखिएगा फिजिक्स में। हाँ, आप पोटेंशियल एनर्जी का चेंज डिफाइन करते हो। मतलब कोई पूछे कि पोटेंशियल एनर्जी, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? तो आप कह दीजिएगा भैया एब्सोल्यूट वैल्यू आज तक कोई फिजिसिस्ट और साइंटिस्ट डिफाइन कर ही नहीं पाए इसको, तो मैं कैसे बताऊं? हाँ, रिलेटिव वैल्यू ये डिफाइन होगा कि नहीं होगा? सही डिफाइंड होगा। यस सर, ये होगा। यही डिफाइंड है, ये डिफाइंड है। रिलेटिव का मतलब क्या होता है कि आप किसी एक जगह पर जीरो मान लो, तो उसके बाद इतना होगा। मतलब कि जैसे कंपैरिजन, बेसिकली कंपैरिजन, रैंकिंग। भाई आप कंपैरिजन कर लो कि अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, इसका मतलब आपने अपने पोटेंशियल को किसी और के पोटेंशियल से कंपेयर कर दिया कि जब उसका हो सकता है तो मेरा भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि आप उससे ज्यादा ब्रिलियंट हो, मान लो। तो आपने एक रेफरेंस सेट किया, उस रेफरेंस के बाद अपनी पोटेंशियल को आपने जज किया। सर हम्म सर अगर हमने मतलब नेचुरल लेंथ को रेफरेंस लिया है और अगर हम कंप्रेस से नेचुरल या फिर एलोंगेटेड से नेचुरल जा रहे हैं, तब तो एनर्जी स्टोर्ड नेगेटिव होगी ना? नहीं होगी। फिर कम एनर्जी स्टोर्ड नेगेटिव नहीं होगी। आप कह दो कि स्प्रिंग एनर्जी रिलीज कर दिया उसने, मतलब जितनी एनर्जी उसके पास पहले थी उससे अब कम हो गई एनर्जी। यस सर, वही हाँ, एनर्जी रिलीज हो जाएगी स्प्रिंग से। देखो इसको ऐसे मानो ना, अकाउंट में, सर अकाउंट मैथमेटिकली तो नेगेटिव आएगा ना वो? नहीं, नेगेटिव नहीं आएगा बच्चे। एनर्जी ऑफ स्प्रिंग जो है ना, वो एक पोजीशन का फंक्शन है। देखिए पोटेंशियल एनर्जी की एक और डेफिनेशन क्लास 9th में पढ़ते हैं हम लोग। एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। ये डेफिनेशन पढ़ी है आपने? काइनेटिक में और पोटेंशियल की दो Yes, sir. डेफिनेशंस होती है। काइनेटिक में कहते हैं कि एनर्जी कैरिड बाय द ऑब्जेक्ट बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज काइनेटिक एनर्जी, एंड द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी पहली बात तो एक किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर डिफाइन होती है। पहले आपको मैं ये बता दूं कि पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड अगर आप करते हो, रिलेटिव वाले की बात कर रहा हूं, तो डिफाइंड एट वन पोजीशन। बिटवीन द टू पोजीशन डिफाइन नहीं होता ये, बिटवीन टू पोजीशंस नहीं। अब जो आप कह रहे हो, मैं आपके आंसर को दे रहा हूं यहाँ पर। इनका ये कहना है कि मान लो एक स्प्रिंग है जो कि बहुत ज्यादा कंप्रेस है, ठीक है, उसका नेचुरल लेवल यहाँ कहीं पर है। डॉटेड लाइन से मैं उसका नेचुरल दिखा रहा हूँ कि नेचुरल यहाँ पर है। मान लीजिए वो यहाँ से कुछ 20 सेंटीमीटर कंप्रेस है, 20 सेंटीमीटर। उसका स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो 500 न्यूटन पर मीटर है, और वो यहाँ से मोशन स्टार्ट होता है। मान लीजिए इस पॉइंट से उसने स्टार्ट किया, फिर जैसे जैसे ये ब्लॉक आगे बढ़ेगा, ठीक है, ये ब्लॉक धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, यहाँ पर आएगा, फिर ये ब्लॉक और आगे बढ़ेगा इस तरीके से और नेचुरल पे आ जाएगा। तो ये अलग अलग पोजीशंस हैं। इसको आप पोजीशन ए कह दीजिए, इसको पोजीशन बी कह दीजिए, इसको पोजीशन सी कह दीजिए। अलग अलग पोजीशन है ये। मान लो जो बी वाली पोजीशन है वो 10 सेंटीमीटर आगे आ गई और सी वाली पोजीशन वापस आ गई। तो अब आप ये कह सकते हो, कि पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन ए पर कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन बी पर कितनी है। मतलब इंस्टेंटेनियसली डिफाइन करना है इसको। कुल मिलाकर के मेरा पॉइंट ये है आपसे। और पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट सी पर कितना है, आप ये बताओ। तो अगर आप किसी एक पॉइंट पर बोलेंगे तो ये तीनों प्लस में आएंगे। पोटेंशियल एनर्जी एट सी प्लस, पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस, पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस। कितने कितने होंगे? तो पॉइंट अरे सी। सर वही कह रहा हूँ सर कि मतलब वो एट अ पोजीशन तो पॉजिटिव ही रहेगा। मैं कह रहा हूँ अगर हम उसका चेंज डिफाइन कर सकते हैं तो चेंज आएगा पॉजिटिव नहीं, बिल्कुल चेंज नेगेटिव आ सकता है। पोटेंशियल एनर्जी प्लस में होगी, लेकिन उसका चेंज प्लस माइनस दोनों आ सकता है। वही समझ आपसे कि पोटेंशियल एनर्जी का आप कम कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। मतलब पोटेंशियल एनर्जी तीनों जगह पर पॉजिटिव है, लेकिन अगर आप डेल्टा पी मतलब चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हो कि कितना चेंज हुआ,
तो ये तो प्लस में भी आ सकता है और बाय कंजर्वेटिव फोर्स हो जाता है, इसलिए सर कुछ भी हो जी जी सकता है। हाँ, ये पोटेंशियल एनर्जी में आप चेंज प्लस माइनस का कुछ भी कर सकते हो, ये बिल्कुल सही बात है। और लास्ट में इसका एक ग्राफ बनता है यार, वो देख लें, पोटेंशियल एनर्जी का एक ग्राफ आएगा, वो भी आपको दिखा दे रहे। तो ये एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर बेसिकली पैराबोला होता है, मतलब एनर्जी में हाफ की एक्स स्क्वायर है। तो ये आइडिया होगा आपको कि जब एक्स स्क्वायर यानी क्वाड्रेटिक बन जाता है, एक्स स्क्वायर मतलब क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक मतलब पैराबोला, तो इसीलिए इसकी एनर्जी एक पैराबोलिक ग्राफ के थ्रू दिखाओगे, ऐसे अपवर्ड पैराबोला बना दीजिएगा, पोटेंशियल एनर्जी और एक्स के बीच में अपवर्ड पैराबोलिक ग्राफ। ठीक है जी, ये पॉइंट समझ में आ गया आपको? चलो नेक्स्ट पेज पे देखो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ग्रेविटी, इसको बताओ क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी की पोटेंशियल एनर्जी। सर mgh। mgh। बट कैसे? कैसे मतलब हमको फॉर्मूला तो बताया, बिल्कुल सही फॉर्मूला आपने सही बोला है, लेकिन प्रोसेस बच्चा इसका भी वही है, प्रोसेस इसका भी वही है कि मान लीजिए, मान लो आपके पास यहाँ पर कुछ ऐसे मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ मास है, मान लो कोई भी m मास है, अब आप इसको लिफ्ट करते हो, ठीक है ना, तो आप ऊपर की तरफ फोर्स लगाओ। बात वही है कि आपको एक झटके में नहीं उठाना है, आप इसको ऊपर की तरफ फोर्स लगाओ एंड लिफ्ट इट स्लोली, धीरे धीरे उठाइए, एक झटके में नहीं कि पकड़ा और उठा के फेंक दिया, वो काम नहीं करना है, धीरे धीरे स्लो मोशन में उठाइए इसको। तो जब आप स्लो मोशन में उठाओगे ना, तो बेसिकली क्या होगा कि जो आप फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स बाय यू, और ग्रेविटी की फोर्स आएगी mg। तो जब ये स्लो मोशन होगा ना, काफी स्लो मोशन, बहुत ज्यादा स्लो मोशन, मतलब क्वासी स्टैटिक, लगभग जीरो वेलोसिटी पर, तो आप कह सकते हो कि इसमें वेलोसिटी की वैल्यू लगभग लगभग जीरो है। फिर वही लॉजिक आएगा, इसका मतलब आपका फोर्स बराबर ग्रेविटी का फोर्स, दोनों बराबर हो गए, न्यूटन फर्स्ट लॉ, जीरो वेलोसिटी मतलब फोर्स बैलेंस। तो वर्क बाय यू कितना होगा बताएंगे? वर्क बाय यू कितना होगा, और वर्क बाय ग्रेविटी में क्या फर्क आएगा? वर्क बाय यू एंड वर्क बाय ग्रेविटी में क्या फर्क आएगा? तो डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर ही हो रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट का साइन तो आप ऊपर की तरफ ले रहे हो, और वर्क इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट से लेते हो। वर्क डन का मतलब होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, और डॉट प्रोडक्ट मतलब कॉस थीटा आएगा उसमें। तो आपके फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 0 डिग्री का एंगल है, लेकिन ग्रेविटी की फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 180 डिग्री का एंगल है। इसका मतलब ग्रेविटी का वर्क माइनस में चलेगा और आपका वर्क पॉजिटिव में चलेगा, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों के बराबर होंगे, क्योंकि दोनों का अमाउंट ऑफ फोर्स सेम है, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों बराबर फोर्स लगा रहे हैं, और दोनों के लिए बराबर डिस्प्लेसमेंट भी है, तो सेम डिस्प्लेसमेंट सेम फोर्स। फर्क सिर्फ इतना है कि जिस जिस पर्सन ने वेट को लिफ्ट किया है उसने पॉजिटिव वर्क कर दिया है, और जिस पर्सन ने सॉरी ग्रेविटी ने नेगेटिव फोर्स लगाई है तो उसने नेगेटिव वर्क किया है। और इसका फिजिकल मतलब क्या है कि जो वेट लिफ्टर है, फोर्स बाय यू पॉजिटिव, कि जो उस वेट को उठाने वाला है, वेट लिफ्टर, वो एनर्जी लूज कर रहा है या गेन कर रहा है। आप मैथ के बियॉन्ड भी सोच सकते हो भाई, वेट लिफ्टिंग एक चैंपियनशिप होती है, वेट उठाने पर आप थकते हो या फिर और एनर्जाइज होते हो। अगर आप एक हैवी वेट चैंपियनशिप में चले जाओ और 100 किलो का वेट उठा सर लो, थकते हैं। तो इसका मतलब वेट लिफ्टर एनर्जी लूज कर रहा है अपनी, एनर्जी लूज करेगा ये, और जब ये एनर्जी लूज करेगा तो फिर ये जाएगी कहां पर? सर जिस चीज को उठा रहे हैं उसके पास जाएगी। तो उसमें काइनेटिक है ही नहीं, स्लो मोशन में चल रहे हो आप, मास उठा रहे हो, उसमें जीरो वेलोसिटी है, तो उस मास में कैसे चली जाएगी? एक मास में तो काइनेटिक एनर्जी होती है, किसी भी मास में काइनेटिक एनर्जी होती है, और उस काइनेटिक एनर्जी को हमने जीरो कह दिया, यानी उस मास में नहीं जा रही एनर्जी, तो दैट एनर्जी लूजेस, सेम गोज टू बेसिकली ग्रेविटी कह सकते हो आप, कि ग्रेविटी का मतलब होता है कि अर्थ को हमने एनर्जी ट्रांसफर करी है। अब आप कहोगे यार क्या हम लोग भी एनर्जी अर्थ को देते हैं क्या? तो हर आदमी अर्थ को एनर्जी दे रहा है। अर्थ को देने का मतलब होता है ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फील्ड। अभी थोड़ा सा और डिटेल में जब बढ़ोगे तो हम लोग कहते हैं कि हम लोग एनर्जी अर्थ को ट्रांसफर कर रहे हैं। और जब आप अर्थ को ट्रांसफर कर रहे हो तो इसी को हमने नाम दिया है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ग्रेविटी।
काइनेटिक तो है नहीं यहाँ पर, जहां जहां काइनेटिक नहीं है वहां पोटेंशियल एनर्जी आएगी फिर। और इसी को आप कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ग्रेविटी का मतलब जो आपने काम किया, इट इज इक्वल टू द वर्क बाय यू। तो हमने तो पॉजिटिव काम किया इसलिए प्लस mgh आंसर होगा इसका, इसीलिए एनर्जी प्लस में आती है। पोटेंशियल एनर्जी mgh क्यों बोलते हो आप, बता रहा हूं आपको, क्योंकि आपका फोर्स mg के बराबर है और मान लो बॉडी h हाइट तक ऊपर गई तो आपने कितना वर्क कर दिया, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लीकेशन कर लो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, तो आपका फोर्स mg के बराबर ही है, तो फोर्स बाय यू इज इक्वल टू mg मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट h। और पॉजिटिव आंसर क्यों आ रहा है, क्योंकि आपका फोर्स भी ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ, इसीलिए कहा जाता है कि ग्राउंड से ऊपर जाते वक्त पोटेंशियल एनर्जी प्लस में आएगी और ग्राउंड से नीचे आते समय पोटेंशियल एनर्जी, मतलब ग्राउंड को हम यहाँ पर जीरो पोटेंशियल एनर्जी मानते हैं फिर से, मतलब ग्राउंड को रेफरेंस मानते हो आप कि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान लेते हैं। मतलब सर रेफरेंस के हिसाब से कुछ भी साइन हो सकता है, इंस्टेंटेनियस एनर्जी जी का। जी कुछ भी हो सकता है रेफरेंस के हिसाब से, कहीं ना कहीं आपको रेफरेंस मानना पड़ेगा। जिस पॉइंट को आप रेफरेंस मानेंगे उसके ऊपर पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी होती है और जिस पॉइंट को रेफरेंस मानते हैं उसके नीचे नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। बट ये होता है एमजीएच का फॉर्मूला है, लेकिन ये भी एमजीएच तब होता है जब ये मास आप पार्टिकल मानो, ये एमजीएच भी तब होता है जब मास को आप एक पार्टिकल के तरीके से मानिए। देखो मैं फिर बता दूं, अच्छा एक और बात है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ग्रेविटी इसमें स्क्वायर नहीं है, mgh h का स्क्वायर नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ग्रेविटी कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी जीरो, कुछ भी हो सकता है। स्प्रिंग में मैंने आपसे क्या कहा था, स्प्रिंग में आपसे क्या कहा था कि स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ प्लस में, ऑलवेज पॉजिटिव। पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होगी, उसका चेंज प्लस माइनस हो सकता है, चेंज निकाल के आप प्लस माइनस कर सकते हो। समझ गए आप इसको? लेकिन यहां पर मैं आपसे क्या कर रहा हूं कि पोटेंशियल एनर्जी ही माइनस हो सकती है, चेंज तो छोड़ दीजिए आप, चेंज तो प्लस माइनस आएगा ही आएगा, बट पोटेंशियल एनर्जी की खुद की वैल्यू भी माइनस में आ सकती है। तो वो डिपेंड करता है कि हमने रेफरेंस कहाँ माना है। तो मान लीजिए हमारा एक पॉइंट हमने किसी को भी रेफरेंस माना, और जरूरी नहीं है कि आप रेफरेंस ग्राउंड को माने, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप ग्राउंड को रेफरेंस मानिए, मतलब ये तो रूल समझ लो आप, क्योंकि क्वेश्चंस करते वक्त कई जगहों पर डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस मिलेंगे और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि यार यहाँ कुछ लिखा है वहां कुछ और लिखा है, तो लोग अपने अपने हिसाब से चलते हैं। मैं पहले बता दूं, मान लीजिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक मास m रखा, ठीक है, हमने यहाँ पर एक मास को रखा टेबल के ऊपर, तो एक मास टेबल के ऊपर रखा हमने और टेबल की हाइट कुछ h है, ऑब्वियसली टेबल ग्राउंड के ऊपर होगी। तो देखिए, इफ वी चूज ग्राउंड एज रेफरेंस, इफ वी चूज ग्राउंड एज रेफरेंस, रेफरेंस का मतलब हम ये मानते हैं कि ग्राउंड पर जीरो एनर्जी है, कि मान लीजिए कि ग्राउंड पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, ये रेफरेंस मान रहे हो आप, तो जिसको भी रेफरेंस मानेंगे उसके ऊपर की साइड प्लस में होगा, तो ग्राउंड रेफरेंस है, ये मास उसके ऊपर है, तो हम ये कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी इसकी माइनस mgh। तो एक काम करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू मान लो 5 किलोग्राम मान लो और हाइट को आप 2 मीटर मान ले, बहुत बड़ी टेबल है, बहुत ज्यादा हाइट की टेबल है, 2 मीटर मान लो। अब क्या आंसर आएगा इसका, पोटेंशियल एनर्जी का, और जी को 10 मान लीजिए, ग्रेविटी को 10 मान ले, तो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर दो mgh के हिसाब से, तो मास 5 किलोग्राम, हाइट 2, 10 और इंटू 10 यानी 100 जूल्स, लेकिन आप लिखोगे प्लस में। अब जिस कमरे में ये टेबल होगा उसमें मान लो छत भी होगी, सीलिंग है, तो समवन, किसी और ने क्या किया, समवन टेक द सीलिंग एज रेफरेंस, उसने बदल दिया, उसका ये मानना है कि सीलिंग रेफरेंस है, और उस सीलिंग से ये टेबल मान लो 3 मीटर नीचे है, तो उसके हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, समवन उसके हिसाब से। नाउ पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखें अब इसके हिसाब से, सर -150 तो हो जाएगी। अब माइनस उसी बॉडी की, उसी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी अब आप माइनस में कह रहे हो, सेम ऑब्जेक्ट को पहले प्लस कह रहे थे अब माइनस कह रहे हैं जी। फ्रेम डिपेंडेंट, फ्रेम डिपेंडेंट नहीं, फ्रेम डिपेंडेंट नहीं बोलते हैं इसको, रेफरेंस पॉइंट के डिपेंडेंट, कि हाँ किस, मतलब आप कौन से लोकेशन को जीरो कह रहे हो, जीरो लोकेशन, आप ये बता दो कि जीरो पोटेंशियल एनर्जी कहां पर है,
तब हम बता पाएंगे कि ग्रेविटी की पोटेंशियल एनर्जी प्लस में आएगी कि माइनस में आएगी। एंड कोई एक थर्ड पर्सन है, मान लो एक थर्ड पर्सन, उसने ये कहा कि टेबल ही रेफरेंस है, उसने कहा टेबल को ही रेफरेंस मान लेते हैं। अब बताओ पोटेंशियल, तो सर जीरो हो जाएगी। यही बोल रहा हूँ आपसे, यही पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी आ सकता है, डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप रेफरेंस कहाँ सेट करते हो। आप रेफरेंस जहां भी सेट करोगे उसके हिसाब से उसकी पोटेंशियल एनर्जी प्लस भी बोल सकते हो, माइनस भी बोल सकते हो और जीरो भी कह सकते हो, चॉइस आपकी है। क्लियर हो गया पॉइंट आपका? यस सर। लेकिन ये सब कुछ तब करिएगा जब ये मास आप पार्टिकल मान सको। अगर पार्टिकल नहीं मान सकते तो ये काम नहीं कर पाएंगे आप। कहाँ नहीं कर पाएंगे? देखो अब आपसे कोई ये कहे कि एक मतलब सपोर्ट है और वहां से एक चेन लटक रही है, चेन, एक लंबी सी चेन है, और आपसे कहा जाए कि इस चेन की लेंथ L है, चेन ऑफ मास M, यूनिफॉर्म चेन है, और इसको जहां से लटकाया गया है इसको रेफरेंस मान लो, जहां से लटकाया है उसको रेफरेंस मान लो। अब आप बताओ पोटेंशियल एनर्जी चेन की क्या लिखेंगे? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चेन mgl/2। जी, चेन अब पार्टिकल नहीं है, चेन की लेंथ है। पार्टिकल का मतलब इसमें डायमेंशन नहीं होनी चाहिए। पार्टिकल का मतलब ना उसमें लेंथ होना चाहिए, ना एरिया होना चाहिए, ना वॉल्यूम होना चाहिए। जब क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि चेन में लेंथ है तो इसका मतलब ये पार्टिकल नहीं है। तो ऐसे में अभी आपको मैं एक काम बता दे रहा हूँ, ऐसे में एक कंसेप्ट यूज करा जाता है उसके सेंटर ऑफ मास का, और सेंटर ऑफ मास यूनिफॉर्म चेन के केस में आप उसके मिड पॉइंट को मान लीजिएगा। तो आप इस पूरे को सेंटर ऑफ मास, मतलब जो हाइट कैलकुलेट करेंगे वो सेंटर ऑफ मास की कैलकुलेट करेंगे, यानी इसका जो आंसर आएगा वो आएगा mg मल्टीप्लाइड बाय हाइट तो लेंगे लेकिन h/2 सेंटर ऑफ मास का लेंगे, और आगे का प्लस माइनस आपको देखना पड़ेगा कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा, वो रेफरेंस के हिसाब से होगा। तो इस क्वेश्चन का हाँ सर उसको ऐसे भी तो कर सकते हैं कि टॉप से हम x लेंथ के बाद एक dx एलिमेंट काट लें, तो वो वही आएगा बच्चा। हाँ, वो इसी से आता है सेंटर ऑफ मास। हाँ यस सर, वो थोड़ा सा फंडामेंटल हो जाएगा। जी जी, नहीं सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन भी फंडामेंटल है। सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन कहती है सर वहाँ वहीं पे सारा मास कंसंट्रेटेड होता है, इसलिए हम उसको एक पार्टिकल से रिप्लेस करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर बताओ क्या आंसर आएगा, माइनस या प्लस? रेफरेंस के नीचे हो आप, जल्दी बताओ, रेफरेंस के नीचे चले गए। माइनस mg इंटू L/2। एक बड़ा फेमस क्वेश्चन आपके बोर्ड में आता है, स्कूलों में एक एग्जांपल आता है, बता दूं आपको। ठीक है, अब हम लोग लगभग पूरे चैप्टर की फाउंडेशन तैयार कर चुके हैं, अब सिर्फ 2-4 न्यूमेरिकल करके, आज नहीं करेंगे लेकिन अगली क्लासेस में, और आपका ये चैप्टर डन है पूरा। इनफैक्ट आप लोगों को एक फायदा होगा कि आप नॉर्मल क्लास में भी हम इतना ही पढ़ाते, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें चेंजेस नहीं होंगे। तो जब नॉर्मल क्लास पढ़ाएं तो तुम लोग ज़रा चिल्ला चिल्ला के आंसर देना, ताकि हम जल्दी जल्दी टॉपिक पढ़ा पाएँ। ठीक है, मतलब बाकी क्लास को डोमिनेट कर देना। समझे मेरी बात? यस सर। चिल्ला चिल्ला बोलना, समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया, है ना? इतना चिल्लाना कि बाकी लोग बोला हाँ समझो क्या करना है। चलो ये टेबल है यार, मान लो, है ना? मैं सुबह सुबह नींद खराब करके हम लोग पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, तो बाकी लोग मजे ले रहे हैं। देखो यार, टेबल पे मान लो इसमें क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि L/3 लेंथ टेबल पर है और 2L/3 लेंथ हैंग कर रही है, और टेबल मेरा रेफरेंस है। तो बताओ यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे? है ना, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे? तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। जितना नहीं, अभी तो पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हैं, क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे हम। तो देखिए, जो पोर्शन टेबल पर है, देखिए सुनो, जो पोर्शन टेबल के ऊपर है इसका तो 0 हो गया। यस सर। और ये m/3 मास होगा ना, क्योंकि अगर 1/3 पोर्शन है तो 1/3 मास भी होगा, और 2/3 अगर हैंग कर रहा है यानी 2m/3 हैंग कर रहा है, नेगेटिव होगी तो एक तो माइनस हो गया, और टोटल मास 2m/3 इंटू g, और इस 2m/3 का सेंटर पॉइंट
इसे 2m/3 का सेंटर, L/3 L/3। L/6 तो L/3 हो रहा है। हाँ, तो ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। इसके बाद कुछ नहीं करना है, आगे जब क्वेश्चंस करेंगे सिर्फ कंजर्वेशन करना है। तो कंजर्वेशन से पहले देखो, काइनेटिक एनर्जी आसान है, पोटेंशियल एनर्जी आप एक बार से समझ लो। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बहुत बड़ा न्यूमेरिकल नहीं होता, उसमें सिर्फ ये करना होता है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिख दो, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिख दो और उसको कंपेयर कर दो। वो उतना बड़ा टास्क नहीं है। स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है पोटेंशियल एनर्जी के टाइम पर, पोटेंशियल एनर्जी चेन वगैरह के क्वेश्चन में वो लिख नहीं पाते, इसलिए वो दिक्कत होने लगती है उन्हें। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं, देखो ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। वो कहते हैं कि हमारे पास एक रॉड है ना, वो ये कहते हैं कि हमारे पास मान लीजिए एक मोटी सी रॉड है और ये रॉड पेंडुलम की तरीके से स्विंग कर गई, पेंडुलम की तरीके से, है ना, एज अ पेंडुलम ये रॉड स्विंग कर गई। मतलब रॉड यहाँ पे थी और ये रॉड स्विंग करके ऐसे चली गई, मान लो थीटा एंगल से स्विंग कर गई। इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे यार? अगर इस रॉड का मास m है और लेंथ l है और ये यूनिफॉर्म रॉड है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे? देखो, तो जहां से इसको लटकाया है ना रॉड को, जहां से सपोर्ट किया है, अब आप रेफरेंस किसको मानते हो, इसका पॉइंट है यार, रेफरेंस किसको मानते हैं? तो देखिए, मेरे क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, मैं रेफरेंस किसको कह रहा हूं? मैं रॉड के लोअर एंड को रेफरेंस मान रहा हूं। अब रॉड की लोअर एंड को रेफरेंस मान लीजिए, ये रेफरेंस है। ये चॉइस हमारी है, रेफरेंस चूज करना मेरी चॉइस है। अब इसका सेंटर ऑफ मास यानी कि जो मिड पॉइंट है, सेंटर, वो हमारे रेफरेंस पॉइंट से कितनी हाइट पर है? अगर ये l लेंथ की रॉड है तो L/2 L/2। तो हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे mg L/2 प्लस में क्योंकि रेफरेंस के ऊपर हो आप। अब जब थीटा एंगल से रोटेट कर गए तो सेंटर भी उसका रोटेट कर जाएगा, सेंटर भी आगे चला जाएगा। अब वो सेंटर उसी रेफरेंस लाइन से कितनी हाइट पर है, उसके सेंटर की हाइट अगर निकालनी हो कि नाउ फ्रॉम द सेम रेफरेंस लाइन ये हाइट कितनी होगी, तो ये तो ऑब्वियस है ना कि ये हाइट बढ़ गई, साफ दिख रहा है ये हाइट बढ़ गई। और कितनी हो जाएगी बढ़ने के बाद? देखो, तो ऊपर से सेंटर तक का डिस्टेंस आपका L/2 होगा, ऊपर से सेंटर तक का डिस्टेंस L/2 होगा। वहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, हॉरिजॉन्टल, एक परपेंडिकुलर, ये एंगल थीटा है। तो आप ये हाइट कैलकुलेट कर सकते हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के थ्रू, L/2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। इसको चेक कर लेना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऊपर वाले ट्रायंगल में, यस सर। ऊपर वाले ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से आ जाएगा L/2 cos थीटा। तो ये जो हाइट रेफरेंस लाइन से है, जो रेफरेंस से आपकी हाइट बनेगी, वो टोटल हाइट L माइनस L/2 cos थीटा हो गई। टोटल में से इतना माइनस कर दीजिए। तो अब हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे? mg, और इस नई हाइट को यूज करेंगे यहाँ पर, तो L माइनस L/2 cos थीटा। अब अगर आपसे पूछे कि बताओ चेंज क्या हुआ पोटेंशियल एनर्जी में, चेंज क्या हुआ इन पोटेंशियल एनर्जी, ये इनिशियल पॉइंट मान ले और ये फाइनल पॉइंट मान ले, तो चेंज क्या हुआ हमारा इनिशियल से फाइनल जाते समय? तो हमेशा पोटेंशियल एनर्जी फाइनल वाली माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल वाली। तो ये फाइनल एनर्जी है, ये इनिशियल एनर्जी है, इनको माइनस कर दूं। जैसे ही आप माइनस करोगे तो आपको आंसर मिलेगा mg L/2 और 1 माइनस कॉस थीटा। प्रणव हो आप कि डिस्कनेक्ट हो गए हो, क्या हो गया? सर तो इस, अच्छा, बाकी लोग भी जिन लोगों ने पढ़ा होगा अब वो समझ जाओगे। इसके बाद कुछ नहीं करना होता, जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो इसी को बोलते हो ना, कि अगर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो काइनेटिक डिक्रीज हो रही होगी, और पोटेंशियल अगर डिक्रीज हो रही है तो काइनेटिक इंक्रीज हो रही होगी। यस सर यस। तो आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का बेसिक्स तैयार हो गया बिल्कुल, अब कुछ नहीं करना हमें। फंडामेंटल कंसेप्ट आप एक बार देख लीजिए। तो रॉड और चेन वाले क्वेश्चंस जो होंगे, जितने भी रॉड एंड चेन वाले क्वेश्चंस हैं, उनमें आप एनर्जी निकालेंगे तो सेंटर के थ्रू निकालेंगे, क्योंकि जो mgh का फॉर्मूला है वो पार्टिकल्स के केसेस में डिफाइन है, और ये पार्टिकल नहीं हमारे लिए। चेन पार्टिकल नहीं आती, रॉड पार्टिकल नहीं होता, सिलेंडर, स्फीयर, ये सब पार्टिकल नहीं होते। सिलेंडर, स्फीयर, ये सब ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं। मतलब अगर मैं आपसे ये कह दूं, देखो एक और एग्जांपल दिखाते हैं आपको, बोल दूं, ध्यान से सुनना, कि मान लो कोई क्यूबिकल ऑब्जेक्ट है, आपसे कहा जाए कि कोई क्यूब है,
ठीक है, एक क्यूब को हमने रख दिया, तो जब वो क्यूब कह रहा है तो इसका मतलब वो पार्टिकल है कि वो एक अच्छी खासी एक्सटेंडेड बॉडी हुई। अगर आप कह रहे हो कि क्यूब है, क्यूब क्यूब नाम दे रहा हूँ, क्यूब ऑफ साइड ए, क्वेश्चन कह रहा है क्यूब ऑफ साइड ए, और उसकी साइड बता रहा तुमको वो क्यूब ऑफ साइड, मान लो आपसे कहा जाए कि क्यूब ऑफ साइड ए, उसका मास m है और ये ग्राउंड है, और ग्राउंड हमारा रेफरेंस है, तो क्या लिखोगे इसकी पोटेंशियल एनर्जी? जब क्वेश्चन में खुद तुमको साइड बताई जा रही है क्यूब ऑफ साइड ए, तो इसका मतलब ये पार्टिकल नहीं है। पार्टिकल होता तो साइड कैसे मेजर करते उसकी? किसी भी क्वेश्चन में साइड दिया गया, इसका मतलब आप पार्टिकल नहीं मान सकते उसको। अब आप पार्टिकल नहीं मानेंगे तो क्यूब का सेंटर पॉइंट देखो, सेंटर पॉइंट ग्राउंड से कितनी हाइट पर होगा इसका? a/2। हाँ, तो ये आंसर, a/2। ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी mg/a। जहां पर डायमेंशन दे दी जाएंगे ना, आपको डायमेंशन दे दिया गया तो आप इसका आंसर ये लिखेंगे, डायमेंशन दिया तो। किसी ने आपसे कहा कि एक हेमीस्फीयर रखा है मैंने, अब बताओ इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? सर कुछ तो पता नहीं, तो पार्टिकल हुआ अब तो। नहीं पता है, बता रहा हूँ ना, हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस आर लो, ये दिया है, हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस आर इज प्लेस्ड ऑन द फ्लोर। बताओ mgr। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इसका सेंटर ऑफ मास, तो ये हालांकि r/3 पे होता है शायद सर। देखिए ये डिपेंड करता है कि वो सॉलिड हेमीस्फीयर है या हॉलो हेमीस्फीयर है। जानते हो एक्चुअली क्या होता है, मैं आपको वैसे याद, ये थोड़ा सा याद करना होगा आपको, कि जो दो सेंटर होते हैं, एक हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल सेंटर, ये ज्योमेट्रिकल सेंटर कहलाते हैं, और एक होता है जिसको सेंटर ऑफ मास कहते हैं, उसको मास सेंटर कहा जाता है। मास सेंटर, मास सेंटर का मतलब जहां पर मास मानना है, और ज्योमेट्रिकल सेंटर मतलब जहां पर आप कंस्ट्रक्शन करने के लिए सेंटर बनाते हो। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है, ये r/2 होता है अगर ये हॉलो हेमिस्फीयर है, और 3r/8 होता है अगर ये सॉलिड हेमिस्फीयर है। तो अलग अलग आंसर आएंगे। तो अगर ये हॉलो हेमिस्फीयर है तब क्या आंसर आएगा देख लो, और अगर ये सॉलिड हेमिस्फीयर है तब क्या आंसर आएगा। तो mg इंटू उसमें कितना मल्टीप्लाई करना है। तो अगर ये हॉलो हेमिस्फीयर है तो उसका सेंटर फ्लोर से h हाइट पर है, फ्लोर को रेफरेंस माना है, फ्लोर को रेफरेंस मान रहे हैं, तो फ्लोर से हम r/2 डिस्टेंस पर हैं। लेकिन अगर ये सॉलिड हेमिस्फीयर है तो सर r-3r/8 हाइट हो जाएगी। 5r/8 होगा, 3r/8 नहीं, 3r/8 ज्योमेट्रिकल सर सेंटर से होता है। r-3r/8 वही मतलब आपके पास हाँ, सही है, यस सर, ये आंसर होगा। और इसी हेमिस्फीयर को पलट दें, अगर यही हेमिस्फीयर मान लो पलट दिया जाए उसी फ्लोर पर, उल्टा रख दो, आप ऐसे रख दो, पलट करके रख दीजिए, और ये सॉलिड है मान लो, तो अब आप क्या कहोगे? और रेफरेंस हमने ग्राउंड को माना है, तो अब आप इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे पलट दिया तो पलटने के बाद इसका जीसी मतलब ज्योमेट्रिकल सेंटर, और COM मतलब मास सेंटर, ज्योमेट्रिकल सेंटर और मास सेंटर के बीच का डिस्टेंस 3r/8, 3r/8 है सर। तो आप इसका पोटेंशियल एनर्जी mg इंटू 3r/8 कर दो। यस सर। तो अब आप किसी भी बुक में ना, इंटरनेट पे मिल जाएगा तुमको यार, किस लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, कौन वगैरह के सेंटर ऑफ मास आते हैं, है ना, ये सब रेडीमेड होता है, मतलब इसको डिराइव नहीं करना तुम्हें, ये सब याद कर लो। जैसे कौन होता है ना, कैलकुलेटेड वैल्यू होती है। जी h/3 हाँ, and ये प्री डिफाइंड वैल्यूज हैं, तो इसको याद रख लीजिए। सॉलिड कोन जैसे होता है, तो सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ मास डिफाइन होता है h/4। हाँ, h/4 पे होता है, इसके बेस से h/4 डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ मास होता है। तो अगर इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे सॉलिड कोन की? mg मल्टीप्लाइड बाय h/4। हाँ, हॉलो कोन में h/3 होता है। तो ये ना एक सिंगल पेज का होता है यार, आप इंटरनेट पे सर्च करोगे ना, आपको बहुत अच्छी डिजाइनर मिल जाएंगे, सबके सेंटर ऑफ मास मिल जाएंगे कहाँ पे होता है। पॉइंट मेरा ये है कि अगर आप पार्टिकल नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी थ्रू सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करनी होगी, और अगर पार्टिकल है फिर तो डायरेक्टली mgs लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चेन, रॉड, ये सब पार्टिकल की कैटेगरी में नहीं जाते, ये सब एक्सटेंडेड बॉडी की कैटेगरी में जाते हैं, इनके पोटेंशियल एनर्जी अलग तरीके से निकालनी होंगी। ठीक है, बात समझ में आ गया आपको? पोटेंशियल एनर्जी कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। जी बता दें, एक लास्ट पॉइंट कंप्लीट कर दें, बस ये टॉपिक पूरा हो गया आपका। काफी डिटेल में हो गया वैसे, मतलब इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अब इन जनरल मुझे एक बात बताओ, इन जनरल मुझे एक लास्ट पॉइंट आप बता दो कि
इन जनरल किसी भी पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है इन जनरल? मतलब पोटेंशियल एनर्जी बाय फोर्स कैसे निकाल सकते हैं, मुझे बता दीजिए आप। दो का मैंने बताया आपको, स्प्रिंग बता दिया, ग्रेविटी बता दी। इसके अलावा कोई और फोर्स है मान लो इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो तो एक चीज बता, देखो एक चीज आपने नोटिस करी थी पीछे कि वर्क बाय स्प्रिंग माइनस में था लेकिन पोटेंशियल एनर्जी प्लस में थी, लेकिन बराबर थे वो दोनों, हाफ के एक्स स्क्वायर थे। ग्रेविटी का एग्जांपल देखो आप, तो वर्क बाय यू प्लस mgh है, लेकिन अगर यहीं पर किसी ने पूछा होता कि ग्रेविटी ने क्या वर्क किया, तो अगर मैं पूछता कि वर्क बाय ग्रेविटी बताओ, और ये माइनस mgh। तो आप इसका मतलब जिसकी पोटेंशियल एनर्जी, जैसे हम ग्रेविटी की पोटेंशियल एनर्जी को निकाल रहे हैं, तो जितना ग्रेविटी ने वर्क किया उसका साइन चेंज कर दो आप। जैसे ग्रेविटी ने वर्क किया माइनस mgh, तो हम साइन चेंज करके प्लस mgh कर दे रहे हैं और कह देंगे कि ये पोटेंशियल एनर्जी है। स्प्रिंग ने वर्क किया माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम इसका माइनस चेंज करके प्लस कर दे रहे हैं। मतलब जिसकी पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालनी है उसका वर्क निकाल लीजिए। ग्रेविटी की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो ग्रेविटी का वर्क निकालो, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो स्प्रिंग का वर्क निकालो, और जो वर्क आए उसके आगे क्या लगा दो आप, एक पॉजिटिव साइन, मतलब साइन चेंज कर दो ना, माइनस आ रहा तो प्लस कर दो। नेगेटिव करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई। जी, बस ये कंसेप्ट है। यानी कुल मिला करके अगर आपको वर्क डन बाय पोटेंशियल एनर्जी बाय फोर्स निकालनी है तो आप ये कह दीजिएगा पोटेंशियल एनर्जी बराबर फोर्स इंटू dx, उसका वर्क होगा मान लो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक, और वर्क के आगे एक माइनस साइन लगा दो। आप वर्क निकाल के उसको माइनस कर दीजिए। मैं एग्जांपल दे दूं, जैसे आपसे कहा जाए कि फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कोई फोर्स, मान लो आपको दिया गया F इक्वल टू 7x आई कैप, मान लो ये दिया गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ F इक्वल टू 7x, ये आपको पूछा गया कि इसका पोटेंशियल एनर्जी बता दो क्या होगा। तो मैं इसका सीधा सीधा एक सोल्यूशन लाऊंगा यार। सबसे पहले मैं वर्क निकालूंगा, वर्क बाय द फोर्स निकालूंगा। वर्क बाय द फोर्स इंटीग्रेशन से आएगा 7x dx, मान लो 0 से x जा रहे तो ये 7x स्क्वायर बाय 2। जो वर्क आया उसका साइन चेंज करके पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट फोर्स माइनस टाइम्स माइनस 7x। बस ये मैं कह रहा हूँ आपसे, इन जनरल आप ये काम करिएगा। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी सबके लिए नहीं होता है, ऐसा नहीं है। अगर कोई पूछे ना कि पोटेंशियल एनर्जी बाय, मान लो आपसे कह रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी बाय फ्रिक्शन कितना होगा, तो आप कहेंगे इसका होगा नहीं। मतलब ये सबके लिए नहीं होता, पोटेंशियल एनर्जी हर सारी फोर्सेस के लिए नहीं होता। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी जिनके लिए डिफाइंड है उनको हम एक अलग कैटेगरी में रखते हैं। दे इट इज डिफाइंड फॉर, नाम है उनका एक कंजर्वेटिव फोर्सेस का। एक्सक्यूज मी सर। मतलब सर हमें कैसे पता सर वो जो F वेक्टर इज इक्वल टू 7x आई कैप है वो कंजर्वेटिव है? उसको भी चेक करने का तरीका है सर वो जो कर्ल वाला मेथड होता है डिटरमिनेंट, हाँ, उससे चेक करते हैं। हालांकि आपके लेवल पर मैं बता दूं कि जो पोजीशन डिपेंडेंट फोर्सेस होती है ना, वन डायमेंशन वाली, ये मोस्टली कंजर्वेटिव होती हैं ये। बट हालांकि चेक करने का वो डेरिवेटिव वाला मेथड है, कर्ल मेथड, जो पार्शियल डेरिवेटिव एक मेथड है, उसके थ्रू पता लगाते हैं बड़ा कि जल्दी हो जाता है सर वो सर। जी जी कभी हाँ, कभार वो डिटेल में वो एडवांस वाली क्लास में करते हैं हम लोग। वो 3 डायमेंशनल फोर्स को लेकर के करते हैं। ये तो मैंने आपको 1 डायमेंशन, मैंने कहा ना ये सिर्फ अभी आपका एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए दे रहा हूँ, और HCV तक सॉल्व कर सकते हो आप। HCV तक यहाँ हो जाएगा आराम से सॉल्व, उसके ज्यादा जरूरत नहीं है आपको। उसके बियॉन्ड जाने के लिए तो फिर अभी क्लास करेंगे ना हम लोग। ठीक है, अभी तो इतना ही रखेंगे यार। सुनो देखो,